क्वेश्चन नंबर 10 है पेज नंबर 88 डाला। कल एक होमवर्क भी दिया था, शुरू किया। चलो इसको हम बाद में डिस्कस करता हूँ, पहले क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट कर लेंगे। कल शुरू किया था, ये जितना हुआ था जरा एक नजर रिवाइज करें, कहाँ तक पहुंचे थे। ये ऑनलाइन स्टूडेंट आवाज आ रही है? जी क्वेश्चन नंबर 10 में हम डिटेल ऑफ पेमेंट्स बना रहे थे, तो 15 अप्रैल तक वर्किंग होगी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? एक नजर देखें, अगर सारी समझ आ गई। चलो फिर क्वेश्चन देख के बताएं नेक्स्ट डेट क्या है। शुरू हो जाए प्लीज। नेक्स्ट पेमेंट डेट को सोचे क्वेश्चन। ये फोर्थ बिल कब आया है? 4 बिल तो नहीं है, फोर्थ बिल की डेट क्या है? बिल की डेट ही बता दें यार। तो इसकी पेमेंट कब बनेगी? 15 जुलाई का, मतलब तो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पेमेंट तो हमारे अकाउंटिंग ईयर के अंदर नहीं आ रही। हमारी जो रिक्वायरमेंट में डेट देखें, हमने 30 जून तक वर्किंग करनी है, तो जो चौथा बिल है इसकी पेमेंट तो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में चली जाएगी। ठीक है, तो ये बिल तो इस पेमेंट्स में नहीं आएगा। लेकिन एक दो चीजें और भी हैं। एक दरमियान में एक पैराग्राफ आया था, ये पेमेंट्स के नीचे एक डैमेजेस रेन वाला, ये जरा पैराग्राफ पढ़े जरा एक दफा। स्टार्ट ले लें, स्टार्ट ले लें। एक पेमेंट इसके अंदर भी हुई है। कौन सी पेमेंट डेट है ये? 30 अप्रैल पे या 15 मई पे? पेमेंट 15 मई को ही है फाइनल। 1 मिलियन हुई है, 1.5 मिलियन हुई है। तो एक पेमेंट ये भी रहती है हमारे ईयर में। फिर नीचे जाए जरा, पॉइंट नंबर 2 पढ़े। नीचे वाला जो पॉइंट नंबर 2 एक बैंक लोन वाला, बैंक लोन की एक रीपेमेंट भी हमारे पीरियड में आएगी। कौन सी डेट पे? 31 मई पे एक लोन रीपेमेंट भी है। ठीक है, जो लेकिन जो फोर्थ बिल है उसकी पेमेंट हमारे ईयर में नहीं आ रही, वो फिर बाद में आएगी। तो दो चीजें रह गई, एक ये डैमेजेस वाली पेमेंट है और फिर एक लोन की रीपेमेंट है। तो डैमेजेस की पेमेंट 15 को है और लोन रीपेमेंट 31 को है। तो देर पर पहले कौन सी पेमेंट आ जाएगी? तो आइए जरा टेबल में वापस। 15 मई पहले आ जाएगा ना? तो 15 मई मिल गया सबको? क्या हुआ इसमें? और यार बता दें क्या हो गया यार, इस दिन हुआ क्या है सर? रेन डैमेजेस पेमेंट। अब इसकी टोटल अमाउंट तो 1.5 मिलियन थी, लेकिन फाइनली नेट पेमेंट कितनी हुई है? तो 1 मिलियन। अब डेफिनेटली वो बिलों में नहीं है जिनमें से रिटेंशन कटनी है। तो 1 मिलियन ठीक है, लिख के जरा डिसीजन ले, कहाँ से पेमेंट हुई होगी? बॉन्ड फंड से, स्पेसिफिक से या जनरल से? क्या रीजन है? राइट शेयर्स के पैसे जरा डेट ढूंढ के जरा बताएं टेबल में से। राइट शेयर्स के पैसे कब खत्म हो गए? 15 अक्टूबर को फाइनली खत्म हो गए। बैंक लोन वाले पैसे कब खत्म हो गए? 15 अप्रैल पे फाइनली खत्म हो गए। 15 अप्रैल देख के हमने टेबल में लिखा हुआ है। तो देयरफॉर अब 1 मिलियन जब पेमेंट हो रही है, तो इस वक्त कौन कौन से फंड्स नहीं है? ना राइट शेयर्स है ना बैंक लोन है, तो पेमेंट फिर कहाँ से ही हो सकती है? लिखें जनरल बोरो। कल वाला क्वेश्चन हो रहा है सर, शुरू हो रहा है। ये ठीक है प्लीज 1 मिनट।
लेकिन बेटा एक सेकंड जरा थोड़ा सा और इसे इस 1 मिलियन को जरा दोबारा फाइनल कर लें जरा। इस 1 मिलियन की एंट्री लिखी थी कल हम, एक नजर देखें वो एंट्री। ये सही था, चीजें रिवाइज करके आगे चला कर रहे हैं। ये 1 मिलियन क्या था, एक लॉस हुआ था, लेकिन ये 1 मिलियन का लॉस कम हो गया था। उसकी वजह क्या थी, एक इंश्योरेंस क्लेम एग्री हो गया। अब डेफिनेटली मैंने टेबल में एज अ पेमेंट तो लिखा है 1 मिलियन, लेकिन ये 1 मिलियन की जो अमाउंट है एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं हो रही, इसने प्रॉफिट एंड लॉस में जाना, बल्कि नेट अमाउंट 0.25 मिलियन ने फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस में जाना। मीन्स से इस 1 मिलियन को मैंने एक सर्कल से इसलिए लगाया कि जब हम अपनी बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज की वर्किंग कर रहे होंगे, बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज की वर्किंग कर रहे होंगे और जर्नल बोरिंग्स के एक्सपेंडिचर्स ले रहे होंगे, तो उसमें इस 1 मिलियन से रिलेटेड जो बोरिंग कॉस्ट है उसे एसेट की कॉस्ट में इसलिए कैपिटलाइज नहीं करेंगे क्योंकि ये अमाउंट इटसेल्फ भी कैपिटलाइज नहीं होती। यहाँ मैंने 1 मिलियन लिखा तो है, इसकी वजह ये है कि ये पेमेंट जनरल बोरिंग से ही हुई होगी, लेकिन इस अमाउंट ने क्योंकि एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होना, इसलिए इससे रिलेटेड जो बोरिंग कॉस्ट होगी वो भी एसेट की कॉस्ट में ऐड होने के बजाय प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। बात को समझ आ रही मेरी? ये क्या है 1 मिलियन? एक डैमेजेस की पेमेंट है जो अल्टीमेटली हमारा लॉस हुआ है, तो क्योंकि इस 1 मिलियन ने इटसेल्फ प्रॉफिट एंड लॉस में जाना, ठीक है, देयरफॉर इससे रिलेटेड जो बोरिंग कॉस्ट है वो भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। तो इस तरह आप भी जरा तो इसे हाईलाइट करना, जरा कोई स्टार सा बना लें और टेबल के नीचे एक सेंटेंस लिख लें, कोई स्टार बना लें या कोई इसके साथ नोट वर्ड लिख लें। नीचे एक स्पेस अभी थोड़ी सी हमें चाहिए, एक पेमेंट और है, तो पेंड एक नोट लिख लें जरा थोड़ी सी जगह छोड़ के, एज द अमाउंट ऑफ damages is not capitalized, बात क्लियर हो रही है? क्या हो रहा है? ये अमाउंट कैपिटलाइज हो रही है, क्योंकि कैपिटलाइज नहीं हो रही, देयरफॉर इंटरेस्ट incurred on this amount should also not be capitalized, क्योंकि ये अमाउंट इटसेल्फ कैपिटलाइज नहीं हो रही, एक्सपेंस आउट हो रही है, देयरफॉर इससे रिलेटेड अगर कोई इंटरेस्ट इंकर्ड की अमाउंट होगी तो वो भी कैपिटलाइज नहीं होगी, तो देयरफॉर कहाँ जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। सब क्लियर है सर? ये असल में कौन सा कॉलम है, जरा दोबारा देखिए अपना टेबल, कौन सा कॉलम बना हुआ है? जनरल बोरिंग का कॉलम है। जनरल बोरिंग के कॉलम में से जब फिर हम जनरल बोरिंग्स की बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज की वर्किंग कर रहे होते हैं तो हम एक्सपेंडिचर्स उठाते हैं सर, उसी तरह जिससे हमने घर जाके क्वेश्चन नंबर 9 में से भी उठाए हैं और फिर अकॉर्डिंगली इसका टाइम पीरियड भी गिनते हैं। लेकिन जब हम यहाँ वर्किंग कर रहे होंगे तो बाकी फिगर्स पे बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करेंगे, लेकिन इस 1 मिलियन को फाइनली क्यों इग्नोर कर देंगे उस वर्किंग, क्योंकि इस अमाउंट ने कैपिटलाइज नहीं होना, देयरफॉर इससे रिलेटेड फिर बोरिंग कॉस्ट में भी कैपिटलाइज नहीं होना। डन है प्लीज? एनी कंफ्यूजन? चलिए कंप्लीट करने की आखिरी चीज रहेगी, नीचे वाला पैराग्राफ नंबर 2 जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कितने हैं सारे? क्लियर है प्लीज? ये खुद से करेंगे वर्किंग जरा 31 में पे लोन रीपेमेंट प्लस इंटरेस्ट, इसकी वर्किंग करें। ये आप लोगों ने घर कल रिवाइज भी किया होगा, क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करें जरा इसमें, ये पढ़े पैराग्राफ नीचे वाला 2। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रीपेमेंट प्रिंसिपल टर्म्स पर? 5 मिलियन प्रिंसिपल है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट है, इसकी वर्किंग करें जरा, कितनी अमाउंट होगी? सही कीजिएगा। 5 मिलियन है
प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, किस टाइम पीरियड का इंटरेस्ट से आप कैलकुलेट कर रहे होंगे? होनी चाहिए वर्किंग सर, होनी चाहिए प्लीज। क्या तरीका होता है इंटरेस्ट की वर्किंग अगर करनी है? हाँ जी, आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ लोन, लोन की अमाउंट कितनी थी प्लीज? लोन की अमाउंट क्या है? 25 मिलियन में से, लेकिन 0.5 मिलियन तो बैंक ने काट नहीं दिए। ये अलग-अलग चीजें रखनी है। हाँ जी, एक किस तरह करें जरा, ये नीचे वाले पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ के सामने है, और ये जो लोन आया इसकी एक डबल एंट्री बताएं जरा। नहीं, आराम से आराम से आराम से आराम से, 1 मिनट जज्बाती भी ना होइएगा, जस्ट अ मिनट जस्ट अ मिनट जस्ट अ मिनट। लोन कितना लिए? 25 मिलियन, सही तरह लेकिन सेंटेंस पढ़ लें जरा। कैश लेकिन 25 मिलियन पूरा नहीं आया। हाँ पूरा पढ़ लें, पूरा पढ़ लें। हुआ क्या, 25 मिलियन लोन तो लिया था, लेकिन बैंक ने कैश देते हुए क्या किए, तो एक कंपाउंड एंट्री बन जाएगी यहाँ। कैश हमारे तक पहुंचा है, कितना पहुंचा? तो कैश डेबिट होगा 24.5 मिलियन, और बाकी 0.5 मिलियन क्या होगा? नहीं, एग्जैक्टली वही वर्ड बोल रहे हैं जो क्वेश्चन में लिखे हैं। ये लोन प्रोसेसिंग चार्जेस के नाम से फिर एक अमाउंट डेबिट हो जाएगी, ठीक है? तो कैश कितना मिला? 24.5 मिलियन, लेकिन लोन कितना है? तो इंटरेस्ट इंकर्ड की अमाउंट, इंटरेस्ट इंकर्ड की कैलकुलेशन किस पे होगी, लोन पे या कैश पे? लोन पे इंटरेस्ट देना है, और कैश अगर होगा सरप्लस तो उसने इन्वेस्ट होना है। तो इन चीजों को आज कोशिश करेंगे दोबारा सोच के क्लियर करें। तो एक डबल एंट्री जरा करनी लिखना अपने पास, इस पैराग्राफ के साथ ही लिखना। कैश डेबिट 24.5 मिलियन and the loan processing charges debit 0.5 million and the loan credit by 25 million. इंटरेस्ट इंकर्ड की वर्किंग आप लोन पे करेंगे, और इन्वेस्टमेंट इनकम इफ एनी सरप्लस फंड्स की वर्किंग फिर आप करते हुए ये देखेंगे कि कितना कैश सरप्लस रहा है। जो कैश है वो इन्वेस्टमेंट, लोन जो है उसकी रीपेमेंट होगी अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। प्लीज क्लियर है सर? अब ये चीजें क्लियर होती जा रही है कि नहीं? तो आई वर्किंग करवाए जरा। लोन किस दिन लिया था? 1 दिसंबर। रीपेमेंट कब हो रही है? 31 मई। तो लोन की अमाउंट है 25 मिलियन। कैलकुलेटर पकड़ा था, मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट बताएं 13%, और मल्टीप्लाइड बाय कौन से 6 महीने? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। 1.6 समथिंग बन जाएगा शायद, 1.625, और टोटल करेंगे तो 6.625 की अमाउंट बन जाएगी, और यही इस दिन पे भी होगी। इसमें कोई रिटेंशन वगैरह तो सिर्फ बिलों में थी। इस क्लियर है सर? तो मैंने जब वर्किंग लिख दी है, डेफिनेटली 25 इंटू 13% इंटू 6/12 से आपके पास 1.625 बनता होगा, प्लस 5 मिलियन, टोटल अमाउंट डबल 6.625 बन जाएगी। इसका जरा फाइनली भी डिसीजन ले लें, ये पेमेंट कहाँ से हुई होगी, कंप्लीट करें टेबल। एनी कंफ्यूजन सर? ये आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखें, रिक्वायरमेंट ए हो रही है इस वक्त। क्या फाइंड आउट करना है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस फाइंड आउट करनी थी, लेकिन हम क्या शुरू हो गए, ये क्या बनाए जा रहे हैं? अब इस डिटेल ऑफ पेमेंट से इंशाल्लाह फिर अपनी वर्किंग करते हैं। कॉस्ट में क्या क्या आना है? एक्सपेंडिचर्स आने हैं और बोरिंग कॉस्ट आनी है। तो आए जरा फर्स्ट पेज छोड़ा हुआ आप लोगों ने, वर्किंग करें। हेडिंग बना लें रिक्वायरमेंट एक ही फर्स्ट पेज पे। कॉस्ट ऑफ, फुल कंसंट्रेट कीजिएगा कैंडी, बहुत सी फिगर्स आ रही हैं आपके सामने, हर चीज को सही तरह अंडरस्टैंड करके आगे बढ़े। कॉस्ट ऑफ, वर्ड्स बोले, कैपिटल
वर्क इन प्रोग्रेस एज ऑन सर, एज एट लिखा हुआ, एज ऑन या एज एट 30th June 2010। Cost of capital work in progress as on 30th June 2010। जी सबसे पहले क्या ढूंढना है? ना करें यार, कुछ तो करें। एक्सपेंडिचर्स ऐसे ही होगा ना यार, पहले एक्सपेंडिचर्स ढूंढ लेते हैं, फिर इंशाल्लाह क्या कर लेंगे, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड की वर्किंग कर लेंगे। ये एक्सपेंडिचर्स ढूंढना, तो नजर आते हैं कहीं एक्सपेंडिचर्स का क्वेश्चन देखें, इंडिविजुअली कोशिश करें प्लीज। ये जो बिल है, क्या इन्हीं बिल्स की पेमेंट हमारा एक्सपेंडिचर है? 30 million, 20 million, 10 million and 15 million। 30 million है सर, सॉरी 30 million है सर, 20 है, 15 सॉरी 10, 15 में क्या प्रॉब्लम है? एक्सपेंडिचर नहीं है या पेमेंट नहीं है? तो एक्सपेंडिचर्स में ये लास्ट बिल आएगा, पेमेंट ही नहीं हुई तो फिर कैसे आएगा? एक्सपेंस की अगर पेमेंट ही नहीं हुई तो फिर एक्सपेंस कब हो गया? चलिए आपने अच्छा किया, ये बात यही कर दी है। 2 लाइनें नीचे छोड़ दें जहाँ हेडिंग है। एक्सपेंडिचर्स की बात मैं आप डिटेल में आपके साथ करता हूँ कि क्या एक्सपेंडिचर तब हो जाता है जब एक्सपेंडिचर इंकर हो जाए, या एक्सपेंडिचर तब होता है जब उसकी पेमेंट हो जाए। तो इस पे आप जरा डिटेल में आपसे दोबारा बात करता हूँ। तो इसके नीचे 2 लाइनें छोड़ दें, पहले जरा दूसरी वर्किंग करनी। दूसरी कौन सी वर्किंग करनी? तो बोरिंग कॉस्ट भी अप्लाई, इसकी वर्किंग पहले कर लें, फिर मैं भी एक्सप्लेन करूँ। 2 लाइनें रख लीजिएगा जरा नीचे, एक्सपेंडिचर्स की हेडिंग, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, पहले ये वर्किंग करवा दें। जी ठीक है मैडम, मैं सही कह रहे हैं आप लोग। मैं जरा कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज के साथ अब आपसे डिटेल में बात करता हूँ, इसलिए मैंने जरा स्पेस रख ली। इसकी वर्किंग भी करवाता हूँ, कुछ एंट्रीज करवाता हूँ आपको वर्किंग्स वाले पेज में जाके। तो एक्सपेंडिचर्स को जरा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, पहले मेरे ख्याल वो काम कर लेते हैं जिससे हम जरा कंपैरेटिवली जरा यूज टू हैं। तो मैं आता हूँ एक्सपेंडिचर्स पे वापस। बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड की वर्किंग करनी करते हैं, और ये कैंडी सब लोगों ने सही करवानी है। ये वही चीजें हैं जो पिछले क्वेश्चंस में काफी दफा आ गई, रिपीट होनी है अभी। जी आप क्वेश्चन देखिए अपना। हमारे क्वेश्चन में स्पेसिफिक बोरिंग्स है या जनरल? दोनों ही है, दोनों ही है ना यार। तो स्पेसिफिक की वर्किंग भी होगी और जनरल की भी होगी। तो पहले एक सब हेडिंग बना लो, स्पेसिफिक बोरिंग्स। जो घर में क्वेश्चन नंबर 9 आपने शुरू किया है, उसमें कौन सी बोरिंग्स थी? दोनों का नाम होगा सर, कोई कमाल हो गया। दोनों सेल वाली बोरिंग भी थी और एक्सपेंसिव वाली बोरिंग भी, ये क्या मजाक? स्पेसिफिक भी थी और जनरल भी थी। तो जहाँ जैसे आपने वहां वर्किंग की है उसी तरह मुझे करवानी है। अब फाइनल कैंडी करें, स्पेसिफिक बोरिंग हेडिंग हमने लिख ली है, पहले क्या ढूंढना है? हेडिंग जहन में लानी चाहिए। अब इंटरेस्ट इंकर्ड ऑन वर्ड्स पूरे बोले, लिखें चाहे थोड़ा सा। इंटरेस्ट इंकर्ड वर्ड लिखें लेकिन सेंटेंस पूरा बोले। इंटरेस्ट इंकर्ड ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ लोन ऑफ बोरिंग। इंटरेस्ट इंकर्ड ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ लोन अगर वर्किंग करनी हो तो कैसे क्या ढूंढते हैं? आउटस्टैंडिंग बैलेंस ढूंढेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढेंगे, टाइम पीरियड ढूंढेंगे। करवा देंगे तो सबसे बेस्ट है, नीचे वाले सेकंड पैराग्राफ में आ जाए। वर्ड सुनने मेरे गौर से। लोन कितना लिए? 25 मिलियन। अच्छा इस क्वेश्चन में एक और डिसीजन लेना जरा, कमेंसमेंट डेट ऑफ कैपिटलाइजेशन ढूंढ के बताएंगे। बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन किस डेट से होनी? फर्स्ट से ही है, 1 जुलाई से ही शुरू होगी कंस्ट्रक्शन, पेमेंट शुरू हो गई। बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन सीज कब होनी है? 1 जनवरी कौन सा? 11, विच मीन्स हमारे पूरे साल में बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन रहेगी, सीज नहीं हुई। कुछ सस्पेंशन पीरियड तो नहीं बीच में उसने बताया? ये चीजें इस तरह की ढूंढनी चाहिए ना।
जिस तरह कस्टमर रेट वगैरह में कमेंसमेंट डेट, सीज डेट, सस्पेंशन पीरियड का इशू था, लेकिन यहाँ का स्टार्टिंग पॉइंट है 1 जुलाई, एंडिंग पॉइंट हमारे पीरियड के बाद आना है, और कोई सस्पेंशन का इशू नहीं है। इट मीन्स हम रिलैक्स होकर पूरे 12 महीनों के अंदर अंदर सोच सकते हैं। ठीक है सर। अब आ रही 25 मिलियन। लोन कब लिया? 1 दिसंबर। ठीक है। तो 25 मिलियन रिमेन्ड आउटस्टैंडिंग फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 6 मंथ्स। अभी थोड़ी देर पहले भी अपनी वर्किंग की थी, तो 6 मंथ्स कौन से काउंट हो रहे हैं? दिसंबर टू मई। आंसर बताए। 1.625। क्लियर है सर? अच्छा, इसे थोड़ी देर पहले हमने टेबल में भी तो कैलकुलेट किया था, वहां किस एंगल से किया था और यहाँ किस एंगल से हो रहा था? वहां कैश क्रेडिट के एंगल से किया था पेमेंट, और यहाँ किस एंगल से कर रहे हैं? डेबिट के एंगल से। एसेट में इसने डेबिट भी होना। हिम्मत हिम्मत जो है ना, हिम्मत। सेकंड इफेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्या इस अमाउंट ने एसेट की कॉस्ट में ऐड होना है? तो उसी की वर्किंग हो रही है। अब यहाँ ये वर्किंग होगी 31 मई तक। अब अगला स्टेप गौर से सुनिएगा। हमारा ईयर एंड किस दिन आ रहा है? 30 जून पे ईयर एंड आना है। 31 मई को तो 25 मिलियन में से 5 मिलियन पे हो जाना है, लेकिन क्या लोन खत्म हो जाएगा? रिमेनिंग लोन कितना रह जाएगा? 20 मिलियन रह जाएगा। उस 20 मिलियन पे नेक्स्ट 6 मंथ्स का बैंक को इंटरेस्ट कब देंगे? जरा कैलकुलेट करके बताएं। कैलकुलेट कैलकुलेट कैलकुलेट। डेट 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 नहीं मतलब सॉरी, कब देंगे? कौन सी डेट को देंगे? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के एंड में देंगे। नेक्स्ट 6 मंथ्स का इंटरेस्ट 20 मिलियन पे आएगा, जो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में जाके नवंबर में देंगे। लेकिन उस 6 मंथ्स के इंटरेस्ट में से 1 महीने का इंटरेस्ट हमारे अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड होगा, और बाकी 5 महीनों का इंटरेस्ट नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड होगा। डेफिनेटली 1 महीने की पेमेंट हमारे पीरियड में नहीं होनी, लेकिन क्या ये एक्सपेंस हमारे पीरियड का? कौन सा महीने का? जून का इंटरेस्ट हमारे पीरियड का है, इसे हमारे पीरियड में ही रिकॉर्ड होना है। हाँ, पेमेंट क्योंकि नहीं हो रही है, इसलिए हमने पेमेंट्स वाली डिटेल में इसे नहीं लिखा है। डिटेल ऑफ पेमेंट्स का टेबल देखें, वहां जून के महीने की बात क्यों नहीं हुई? सोचे 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 सोचे, वहां मैंने ये 20 मिलियन पे जून के महीने की बात क्यों नहीं की है? पेमेंट तो हमारे पीरियड में नहीं है, लेकिन क्या जून के महीने का इंटरेस्ट हमारे पीरियड में रिकॉर्ड होना चाहिए? तो आज हम वर्किंग करें, किस अमाउंट पे करेंगे? बोले बोले फिगर बोले। इंटू 13% और इंटू कौन सा वन, कौन सा? जून। बाकी 5 किधर गए? वो कब रिकॉर्ड होंगे? नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में जब वर्किंग होगी तो उसमें करेंगे। आंसर बताइए। 217.217। इस अमाउंट को मैंने इस वर्किंग में क्यों कंसिडर किया है और डिटेल ऑफ पेमेंट्स में क्यों नहीं लिया? यहां क्यों ले रहा हूं, वहां क्यों नहीं ले रहा था? एक्सपेंस हमारे पीरियड का है, लेकिन पेमेंट हमारे पीरियड में नहीं हुई। वो किस चीज की वर्किंग हो रही है? डिटेल ऑफ पेमेंट्स। अब ये उस अमाउंट की वर्किंग हो रही है जो हमारे पीरियड से रिलेटेड एक्सपेंस है। अक्रूवल बेसिस पे बढ़ाई वर्किंग हो रही है। क्या इंटरेस्ट टाइम बेसिस पे 1 महीने का हमारे ही पीरियड में बनता है? ठीक है, एनी कंफ्यूजन? यहाँ तक टोटल कर रहे हैं जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हो गए? 1.842। नाम बताएं इसका क्या है? इंटरेस्ट इनकम है जी। अभी नेक्स्ट वर्ड बोले, अभी क्या कर रहा था? लेस क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है? इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन, पूरा वर्ड बोले। इफ एनी ऑन टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस फंड्स। तो लिखते हुए चाहे वर्ड्स कम कर ले, लेकिन वर्ड्स पूरे ज़हन में होने चाहिए। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आवाज वगैरह ठीक है? मेरी स्क्रीन प्रॉपर शेयर हो रही है? ये मेरा ख्याल है रीजॉइन करके बेटा आप देख लें, मेरा ख्याल इशू नहीं है इसमें। अगर कोई स्पेसिफिक इशू आ रहा है तो काइंडली जरा रीजॉइन करके क्लास देख लें।
ये सर इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन सरप्लस फंड्स की वर्किंग कैसे होनी है, आज मैं तो फिर सुन लें और फाइनली अब इसको जहन में रिटेन रखिएगा। डिटेल ऑफ पेमेंट्स में जाएं, डिटेल ऑफ पेमेंट्स के टेबल में जाएं। ये जो हमने टेबल बनाया है इसका मकसद ही है कि जहां जहां जरूरत पड़े हमें कुछ चीजें इंफॉर्मेशन रेडीली मिल जाया करे। ये वाला काम वैसे जिस वक्त मैं बताने लगा हूँ ये आपने क्वेश्चन नंबर 8 में भी मेरे साथ किया था और आई होप के घर जाकर कुछ रिवाइज भी किया होगा। स्पेसिफिक बोरिंग्स का जो कॉलम बना हुआ है डिटेल ऑफ पेमेंट्स में सेकंड लास्ट कॉलम, उसमें आ जाए जरा। इस सेकंड लास्ट कॉलम में लिखा क्या हुआ है पहले तो ये हम क्लियर कर लेते हैं। हमने लिखा ये हुआ है कि किन डेट्स पे स्पेसिफिक बोरिंग्स के पैसे इस्तेमाल हुए। तो किस डेट पे सब फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेसिफिक बोरिंग्स के पैसे यूज हुए हैं? 1 दिसंबर पे, 1 दिसंबर वाले दिन। टोटल पैसे डेफिनेटली 25 मिलियन थे, लेकिन पहले ही दिन उसमें से बैंक ने 0.5 मिलियन काट लिए थे। कैलकुलेटर हाथ में जरा रख लेना। इन अदर वर्ड्स 1 दिसंबर पे फाइनली हमारे पास कैश अवेलेबल हुआ कितना था, या इस तरह से कह लें फाइनली नेट कितना रह गया था 24.5 मिलियन। किस दिन ये 24.5 मिलियन रह गया था? अब डेट जरा सही तरह पढ़ के अंडरस्टैंड करें। 1 दिसंबर वाले दिन, अब 1 दिसंबर वाले दिन 24.5 मिलियन जो रह गया था उसमें से कब जाके दोबारा हमें पैसों की जरूरत पड़ी है? नेक्स्ट डेट देखते, सिर्फ सेकंड लास्ट कॉलम देखना है और नेक्स्ट डेट साथ रिलेट करनी है। 15 जनवरी, 15 जनवरी को जाके फिर 24.5 मिलियन में से 17 मिलियन यूज हुआ है। इट मींस के 24.5 मिलियन पूरा दिसंबर और जनवरी का भी हाफ मंथ हमारे पास अवेलेबल रहा था इससे पहले कि उसमें से कुछ यूटिलाइज होता। तो 24.5 मिलियन रिमेन्ड सरप्लस फ्रॉम बोले डेट्स 1 दिसंबर टू 15 जनवरी। इट मींस 1.5 मंथ्स की जो इन्वेस्टमेंट इनकम है वो 24.5 मिलियन के सरप्लस फंड्स पे कैलकुलेट होनी चाहिए। 1.5 समझ आ गया कैसे बोल? कौन कौन सा महीना? दिसंबर पूरा और जनवरी का आधा, जनवरी का आधा। बाकी कंप्लीट कर लें भाई, फिर एक दफा लिखते हैं। 15 जनवरी को फिर क्या हुआ? कितने में से कितना चला गया? 24.5 मिलियन में से 17 मिलियन का कैश इस्तेमाल होने के बाद कुछ बचा। ये बचा किस दिन? नहीं किस दिन, किस दिन, किस दिन? 7.5 मिलियन किस दिन बचा था? 15 जनवरी। फिर इस्तेमाल कब हुआ जाके? 15 अप्रैल। तो इसका गिने जरा कितने महीने पड़ा रहा? कौन से कौन कहां से कहां तक? जनवरी का हाफ चले छोड़ दे एक सेकंड, फरवरी मार्च के पूरे 2 महीने, अप्रैल का भी हाफ है और जनवरी का भी हाफ था। तो 15 जनवरी से 15 अप्रैल तक महीने गिनने कितने बनते हैं? पूरे 3 ही हो जाएंगे। हाफ जनवरी का भी है और अप्रैल का भी फर्स्ट हाफ, ठीक है। और फिर 15 अप्रैल को क्या हुआ? जितने पैसे रिमेनिंग रह गए थे 7.5 मिलियन वो इस्तेमाल हो जाने के बाद फिर सरप्लस फंड्स खत्म हो जाएंगे। बात क्लियर होगी है? हाउ टू कैलकुलेट द सरप्लस फंड्स, कि आपके जहन में आना चाहिए कैश आया कितना था और फिर आप डिटेल ऑफ पेमेंट्स के कॉलम में से स्पेसिफिक बोरिंग्स का कॉलम सामने रख लें और उसमें फिर डेट वाइज डिसीजन लेते चले जाएं। 24.5 मिलियन रह गया था 1 दिसंबर वाले दिन, 1.5 मंथ्स एज इट इज रहा, उस पर 1.5 मंथ्स की इन्वेस्टमेंट इनकम आ जाएगी। फिर 17 मिलियन पे हो जाने के बाद 7.5 मिलियन रह गया था जो नेक्स्ट 3 मंथ्स हमारे पास सरप्लस रहा और अकॉर्डिंग उस पर वर्किंग करनी है। बात क्लियर है प्लीज? और 15 अप्रैल पे सारे पैसे इस्तेमाल हो गए तो सरप्लस फंड्स के का सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे 15 अप्रैल के बाद खत्म हो जाएगा। हाँ इधर लिख के करना है, और क्या लिख के बता दो, बोल दे फिगर्स क्या लिखना। नहीं फिगर्स बताए यार, कमाल हो गई बेटा। आंसर कोई इशू नहीं, आंसर कैलकुलेटर पे आ जाना अचानक। मेन फिगर्स 24 पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय रेट होने 8% मल्टीप्लाइड बाय 1.5 को एक्सप्लेन कर लें 1 दिसंबर टू 15 जनवरी। अप्रॉक्सीमेटली अमाउंट बताइएगा। 0.245। एंड फाइनली 7.5 इनटू ये जो इन्वेस्टमेंट इनकम है ये किन पैसों पे कमा सकेंगे आप? जो बच जाएंगे या जो इस्तेमाल हो जाएंगे? असल में जो 17 मिलियन देखे ना, दोबारा टेबल में देखेंगे 17 मिलियन जो टेबल में लिखा हुआ था ये क्या है? ये तो यूज हो गए, ये 17 मिलियन तो फंड्स यूज हो गए, ये तो चले गए हैं। तो बचे कितने हैं उन पे आप उनको इन्वेस्ट करके आप इनकम कमा सकेंगे। तो ठीक है 7.5 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 8% एंड फाइनली
3 फाइनल नहीं लिख सकते? 3/12 स्टार्टिंग फ्रॉम मिड ऑफ जनवरी टू मिड ऑफ अप्रैल, तो 15th जनवरी टू 15th अप्रैल। Approximately answer is 0.15. Any confusion finally sir? इनका सम करें दोनों का 0.395, नाम बताया 0.395। इन्वेस्टमेंट इनकम यहाँ एक नेट होना है कुछ, किसने किससे? इंटरेस्ट इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट इनकम, स्पेसिफिक बोरिंग्स की यहाँ तक वर्किंग फाइनल करना। 1.842 इंटरेस्ट इनकम था और 0.395 इन्वेस्टमेंट इनकम है। नेट ऑफ आंसर आया 1.447। क्या चीज है इसका नाम? बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड इन केस ऑफ स्पेसिफिक बोरिंग्स की भी वर्किंग जारी है। सॉल्व किया करें प्लीज। ये इकट्ठे सारे। अब जरा काइंडली एक सेकंड क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर निकालना। क्वेश्चन नंबर 8 ग्रेनाइट कॉर्पोरेशन, उसमें 2010 की जरा वर्किंग सामने रखें। 10-11 ही था ना उसमें, 10 की वर्किंग जरा पहले साल वाली, जहां बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज की वर्किंग है। नहीं टेबल नहीं कह रहा, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज का जहां वर्किंग हुई हुई वहां बेटा कुछ ऐड किया आपने, उधर ऐड मैंने याद करवाना था। ये क्या था 7 लाख? क्या अरेंजमेंट फी भी बोरिंग कॉस्ट का पार्ट है? इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेस, एंड अदर चार्जेस मींस दोज बैंक चार्जेस जब बैंक डिडक्ट करता है एट द टाइम ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ लोन। क्वेश्चन नंबर 8 में वो किस नाम से थे, और इस क्वेश्चन में वापस आए, इस क्वेश्चन में लोन प्रोसेसिंग चार्जेस। ये हर साल ऐड होना होता है? ये फर्स्ट टाइम एक जिस साल में आप लोन ले रहे हो तो उस साल अगर रिलेवेंट फिगर हो तो ये भी फिर बोरिंग कॉस्ट का फाइनली पार्ट बन जाएगा, तो याद आ जाए करेगा अभी। तो फाइनली क्या करूं, चले आप बता दें क्या ऐड करूं, वर्ड्स बोले, एक वही वर्ड लिखें, प्लस लोन प्रोसेसिंग चार्जेस। According to this question, loan processing charges are in millions, 0.5 million, and finally यहाँ तक आंसर हो गया 1.947 million, यही बनेगा। और finally this is the amount of borrowing cost related to specific borrowing which is to be capitalized. So total borrowing cost to be capitalized in case of obviously अभी specific borrowings की फाइनल हुई है। Any confusion? नेक्स्ट बताएं क्या रह गया, जनरल बोरिंग हेडिंग लिखें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट सब साथ हैं। जनरल बोरिंग्स की हेडिंग में सबसे पहले क्या ध्यान में आना चाहिए? फॉर्मूला ना मेरे भाइयों, फॉर्मूला। एक्सपेंडिचर्स ढूंढने, कैपिटलाइजेशन रेट चाहिए होगा, टाइम पीरियड चाहिए होगा। क्वेश्चंस आपके सामने हैं, मुश्किल हो गए हैं और अभी बहुत ज्यादा और भी मुश्किल होने आगे जाके, लेकिन वो तभी सवाल सॉल्व हो सकेंगे इंशाल्लाह। मुश्किल का इशू नहीं है अगर आप बेसिक्स अपने ज़हन में सही सेट करेंगे। तो क्या क्या चाहिए होता है अगर जनरल बोरिंग्स की वर्किंग करनी है? एक्सपेंडिचर्स ढूंढने, कैपिटलाइजेशन रेट का कोई डिसीजन लेंगे और फिर टाइम पीरियड गिनेंगे एक्सपेंडिचर्स का। एक्सपेंडिचर्स इंशाल्लाह कहाँ से मिलेंगे? वर्किंग में जाए, डिटेल ऑफ पेमेंट्स में किस कॉलम से इंशाल्लाह मिल जाएंगे, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह मिल गए हैं।
कैपिटलाइजेशन रेट का क्वेश्चन में देखें, कैपिटलाइजेशन रेट फाइनल हो गया हुआ है, कितना फाइंड आउट हो गया हुआ है। एक लास्ट पैराग्राफ में 15% कल आपने कैलकुलेट कर दिया था, और फाइनली बस टेबल देख के अब आपने टाइम पीरियड गिनना। तो एक करवा दें शुरू, मेरा ख्याल बाकी आपको करना चाहिए। टेबल सामने रखें अपना। पहला एक्सपेंडिचर बताएं 10 मिलियन, कैपिटलाइजेशन रेट बताएं 15%, टाइम पीरियड सोच के गिन के बताएं। हिम्मत हिम्मत हिम्मत, स्पीड अप स्पीड अप स्पीड अप। कहाँ से मिलेगा ये टाइम पीरियड? डिटेल ऑफ पेमेंट्स में डेट्स लिखी हुई है, किस डेट पे ये पेमेंट हुई थी। ये टाइम पीरियड कैसे गिनना होता है, फाइनल करें। कहाँ से कैसे गिनना होता है, कहाँ से कैसे गिनना होता है, कहाँ से? डेट ऑफ एक्सपेंडिचर से ऑनवर्ड्स जाना है आपने। कहाँ तक जाना है? सीज डेट तक। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस क्वेश्चन में सीज डेट का इशू नहीं है, सस्पेंशन भी कोई नहीं है। तो कहाँ से कहाँ तक आ जाएंगे, जरा डेट्स बोल दें। 1 जुलाई से लेके 30 जून तक आ जाएंगे। ये गिने इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 में भी। ये मैंने अभी चेक करने सारे क्वेश्चन नंबर 9 जो मैंने घर से कहा था। तो कहाँ से कहाँ तक इसके 12 महीने बन गए। 1 जुलाई से लेके 30 जून, कोई सस्पेंशन नहीं, कोई सीज नहीं। सॉरी, हाँ जी सॉरी, रुपीज मिलियन, 10 एज इट इज, सॉरी, इंटू 15%, और 12/12 भी है। जस्ट मेंशन डेफिनेटली करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं कल आप लोग लिख लें ताकि याद रहे। 1 जुलाई से लेके 30 जून 1.5 अमाउंट आ जाएगी। एक और बता दें, बाकी फिर आप पे कीजिएगा। दूसरा एक्सपेंडिचर बताएं 10.5 मिलियन इंटू 15%, सब अपना अपना टाइम पीरियड गिन के बताएं। गिने गिने गिने, ना ना इस तरह करें, गिनेंगे तो डिफरेंट है। 9 नहीं है प्लीज, 15 अक्टूबर है। इसका तरीका इस तरह रखें ना, अक्टूबर आधा छोड़ दें, अक्टूबर हाफ है छोड़ दें, अक्टूबर से आगे गिने। नवंबर से जून 8 बनेंगे, बिना गिने 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 नहीं गिनेंगे तो 9.5 बन जाने। अक्टूबर हाफ छोड़ दें, नवंबर से लेके जून तक 8 बन जाएंगे, तो फाइनली 8.5/12। ठीक है, ठीक है सर, आंसर आ जाएगा 1.116 शायद। कहां से कहां तक गिना है मैंने 8.5? सबने गिन लिया? एनी कंफ्यूजन? नेक्स्ट खुद से करें वर्किंग। 15 जनवरी शायद, नहीं सॉरी 15 जनवरी को तो कोई भी नहीं है, 15 अप्रैल। ठीक है जी। नेक्स्ट एक्सपेंडिचर की अमाउंट है 1 मिलियन 15%, फाइनल करें 15 अप्रैल। प्लीज डियर फ्रेंड्स, 15 अप्रैल कितने महीने बनते हैं? 2.5। ठीक है, और कैसे 2.5? अप्रैल हाफ है, मई और जून के 2 महीने, 2.5 आंसर 0.03। चलो चलो ठीक है जी, पूरा लिखा सकता हूँ 0.03125। एनी कंफ्यूजन इन द मंथ्स? 2.5 कैसे बने? अप्रैल का कितना? हाफ, और फिर मई जून। दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट इसके बाद एक 1 मिलियन आ रहा है, 1 मिलियन का एक स्टार बना हुआ है, स्टार का नोट दोबारा पढ़ें और बताएं इस वर्किंग में क्या करूं उसका। क्यों ना कुछ करूं, पढ़ ले, पढ़ के बता दे, बोल दे बोल दे, पढ़ के बोला करें प्लीज। 15 मई वाला जो 1 मिलियन है वो कंसिडर क्यों नहीं कर रहा इस वर्किंग में, या कर लूं कंसिडर? क्यों ना करूं, बोले बोले बोले। उस अमाउंट इटसेल्फ कैपिटलाइज नहीं होना, देयरफॉर उससे रिलेटेड बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज की वर्किंग में नहीं आनी चाहिए। तो फाइनली बस कौन सी अमाउंट रह गई? 6.625 मल्टीप्लाइड बाय 15%। फाइनल कर दें, कौन सा एक महीना? जून का एक महीना, 31 मई डेट लिखी हुई है। आंसर आ गया 0.083। ओके सर, सब कुछ जी। फाइनली टोटल करना है 2.
025 7302। वैसे मिलियंस में अगर वर्किंग कर रहे हो तो पॉइंट्स में भी मैक्सिमम 2 डिजिट्स पे राउंड ऑफ हो जाना चाहिए। मैं इसलिए नहीं कर रहा कैसे परेशान हो जाए इस वक्त राउंडिंग ऑफ से, लेकिन प्लीज आहिस्ता आहिस्ता कंफर्टेबल करें अपने आप को। मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा है आपने सब लोगों ने? वो पढ़ा हुआ यार, खुदा के लिए। पीआरसी किया हुआ किसी ने? या सबको एग्जाम की? पीआरसी में अकाउंटिंग सबको एग्जाम की? बेटा एक सिग्निफिकेंट चीजों का तो ध्यान रखना होता है। मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट एक था कि इममटीरियल चीजों का इममटीरियल चीजों पर टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, सिग्निफिकेंट चीजों पर टाइम वेस्ट करना चाहिए। तो ये जो पॉइंट्स के बाद हम इतनी दूर तक जा रहे हैं, प्लीज ये इममटीरियल है, इसको टाइम वेस्ट होना नहीं चाहिए। मैं इस वक्त डेफिनेटली आपसे डर डर के पूरा पूरा लिख रहा हूँ कि कहीं आप ये क्या कहें कि ये राउंड ऑफ क्यों करे जा रहा हूँ। बहरहाल चलें, इसको भी रहने दें। बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड फाइनल करें। फाइनल टोटल बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। टोटल बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड कैसे आएगी फिगर? इधर आ जाए। ये भाई को जरा चेंज हो जाए, ये बैग जरा। ये टोटल बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड में कौन कौन सी फिगर ऐड होगी? बोले फिगर पे ऐड बोलनी है आपने। 1.947 एंड प्लस 2.7305। टोटल आंसर बताओ। 4.67 7725। चले, जितना क्वेश्चन अब हो गया ये सारा देखेंगे और से, और बताएं बस क्या रह गया रिक्वायरमेंट एक एंगल से। हाँ जी, पूरा देख लें क्वेश्चन तक। जी ठीक है बेटा, 4.68 अगर आपने राउंड ऑफ किया तो बिल्कुल सही किया, कोई इसमें इश्यू नहीं है। यकीनन राउंड ऑफ हो जाना चाहिए, लेकिन मैंने जरा फिगर्स जो आ रही है एग्जैक्टली वही लिखी है। तो आपने अगर राउंड ऑफ किया तो बिल्कुल ठीक है। जी काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है सर, अभी जरा सही तरह फिनिशिंग टचेस देने, बताएं देख के क्या रह गया, क्या क्या हो गया है और क्या रह गया है। हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की कॉस्ट, तो उसमें हमने एक्सपेंडिचर्स लेने थे और बोरिंग कॉस्ट ऐड करनी थी। तो एक्सपेंडिचर्स की फिगर रह गई है, वो मैंने उस वक्त इसलिए छोड़ी है क्योंकि मैंने जरा डिटेल में आपसे बात करनी थी, तब आप जरा उसको समझने के लिए एक्सपेंडिचर्स के एंगल से अपनी वर्किंग्स में जरा वो जो मैंने 2 लाइनें छोड़ी थी उनको छोड़ दें, और वर्किंग्स में जहाँ टेबल आपने बनाया हुआ। हमें यहाँ से ऑनवर्ड्स कुछ बातें ऐसी करने लगा हूँ जो क्वेश्चन में ऐसे रिक्वायर्ड तो नहीं है, लेकिन जरा आपका सही तरह जरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर्स, तो मेरा ख्याल है कुछ अकाउंटिंग एंट्री जरा लिख के कर लेते हैं। तो मेरे साथ रहिएगा, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ मुझे जरा एक्सप्लेन करने दीजिएगा। एक हेडिंग लिखें जरा, वर्किंग्स में आ गए आप लोग, जहाँ भी स्पेस आपके पास है एक हेडिंग लिखें, अकाउंटिंग एंट्रीज। Accounting entries related to capital work in progress। इस क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन है उसकी बेस पे हम सारी अकाउंटिंग एंट्रीज ऐसे नहीं कर रहे, बहुत सी एंट्रीज शायद हमने अदरवाइज भी सोच के लिखनी नहीं है। मेरा इस वक्त फोकस ये होगा कि ये जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से रिलेटेड जो अमाउंट्स इन्वॉल्व हुई हैं वो कैसे डेबिट क्रेडिट फॉर्म में अकाउंट फॉर होनी है, उसको जरा हम लिख के जरा एक्सप्लेन करना है। तो मेरे साथ आपने रहना, जहां जहां मैं आपसे कहूँ वहां वहां जाके जरा फिगर्स ढूंढ के मुझे बतानी है। रेडी है सारे? डिटेल ऑफ पेमेंट्स में है, डिटेल ऑफ पेमेंट्स स्टार्ट से शुरू करें। 1 जुलाई को सबसे पहले क्या हुआ था? क्या एंट्री करेंगे अगर एडवांस देंगे? ये कोई ऐसी चीज नहीं जो आपको पता नहीं है, मैंने सिर्फ आपको आइडिया देना है। एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टेड डेबिट कैश क्रेडिट लिखे पहले एंट्री 1 जुलाई 2009। एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टेड डेबिट
10 मिलियन कैश क्रेडिट 1 जुलाई पे पेमेंट हुई। ओके ओके सर, आप क्वेश्चन देखने रख सकें। पहला बिल किस दिन आया? पहला बिल किस दिन आया? 30 सितंबर, ऐसे ही है 30 सितंबर 2009। ऑफ कोर्स अपना टेबल देखें, इसकी पेमेंट कब हुई? लेकिन अकाउंटिंग बेटा जो होती है ना वो सारी एक्रूवल बेसिस पे होती है, तो 30 सितंबर पे जब बिल आया तो वो पेबल हो जाएगा और डेफिनेटली फिर उसकी पेमेंट 15 अक्टूबर को अलग से रिकॉर्ड करेंगे। तो अब मैं सारी अकाउंटिंग एंट्रीज बेस्ड ऑन एक्रूवल कॉन्सेप्ट आपके सामने रखने लगा। 30 अप्रैल डेट लिखें, सॉरी 30 सितंबर फर्स्ट बिल, सितंबर पे बिल आया या पेमेंट हुई? बिल आने से क्या एक्सपेंडिचर इंकर हो गया? देखिए डेफिनेटली इस दिन पे ना करने से फिर एक लायबिलिटी बनी। तो इसकी वर्किंग काइंडली समझने के लिए ऐसे देख के लिखने की बजाय पहले आप जरा टेबल में, जरा इस टेबल के नीचे हमने यहाँ टेबल बना हुआ, इसके नीचे एक फर्स्ट बिल की वर्किंग हुई हुई है, उसका एक ब्रेकअप बना हुआ है। तो जरा फुल कंसंट्रेशन से जरा पहले देखना मैं एंट्री बना कैसे रहा हूँ। इस बिल के ब्रेकअप पे है, एडवांस कटा, फर्स्ट एंट्री देखें, एडवांस डेबिट का मतलब क्या था? एसेट बढ़ गया, लेकिन फर्स्ट बिल में से एडवांस एडजस्ट हुआ। तो एडवांस बिल जब आया तो उसमें से अब सारे 30 मिलियन तो हमने देने नहीं पैसे, उसमें से कितना हमने एडवांस एडजस्ट कर लिया? तो एडवांस एडजस्ट कर लेने से एडवांस बढ़ गया या एडवांस कम हो गया? ये कंसंट्रेशन देखिएगा, एडवांस 10 मिलियन था, फर्स्ट बिल में से कितना एडजस्ट हुआ? तो 3 मिलियन से एडवांस कम हो तो क्रेडिट हो गया। मत लिखें इस तरह, ये 3 मिलियन मिल गया कहीं? कहाँ है 3 मिलियन? फर्स्ट बिल का 10%, 3 मिलियन मैंने क्रेडिट क्यों किया? क्या एडजस्ट हो गया? एडवांस बिल में से एडजस्ट हो गया। फिर उसके नीचे जाए 1.5 मिलियन एक मिलेगा आपको। ये क्या था? ये क्या था? ये रिटेंशन मनी क्या है? ये कार्ड तो लिए हमने पैसे, ये पैसे कार्ड तो लिए हैं, लेकिन क्या ये हमारी कोई इनकम है, लायबिलिटी? तो इस 1.5 मिलियन के अगेंस्ट क्रेडिट हुआ रिटेंशन मनी पेबल। ठहरे 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 ठहरे, 3 मिलियन से क्या किया मैंने? एडवांस क्रेडिट क्यों किया? एडवांस कम हो गया, एसेट कम हो गया। और 1.5 मिलियन क्रेडिट क्यों किया? लायबिलिटी बढ़ गई। ये कब तक बढ़ती रहनी है? जब तक बिलों में से हम पैसे काटते रहेंगे। इससे फाइनली सेटल कब होना है? फर्स्ट पैराग्राफ ऊपर 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 ढूंढ के ऊपर पॉइंट नंबर 2, सॉरी पॉइंट नंबर 2, 1 ईयर आफ्टर द कंप्लीशन, फिर इस लायबिलिटी ने कहीं खत्म होना है। तो इस 1.5 मिलियन को काट देने से हमारी लायबिलिटी 1.5 मिलियन से इंक्रीज हो गई, देयरफॉर मैंने लायबिलिटी क्रेडिट कर दी। बैलेंसिंग फिगर एक निकाली वही आपने, कितने पैसे रिमेनिंग रह गए थे? वो 25.5 मिलियन हमने इस बिल की पेमेंट करनी है, लेकिन मैं अभी अक्रूवल बेसिस पे 30 सितंबर पे एंट्री कर रहा हूँ। फिलहाल इसके अगेंस्ट लिखूंगा पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर, सही है सर? और इस पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर वाली लायबिलिटी कब खत्म होगी? 15 अक्टूबर पे मैं एंट्री क्या करूंगा? पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट, तो इंशाल्लाह उस पर भी आता हूँ। अब मैंने भी आपके सामने ये सब कुछ क्रेडिट किए, एडवांस क्रेडिट, रिटेंशन मनी क्रेडिट, पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर क्रेडिट, इसके अगेंस्ट कुछ डेबिट भी होना। क्या डेबिट होना? ये 30 मिलियन किसका खर्चा है? एसेट का खर्चा है, लेकिन क्या एसेट कंप्लीट हो गया या बन रहा है? तो इसके अगेंस्ट डेबिट क्या हो गया? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट है। लिखने की आपको बहुत जल्दी है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट का मतलब कौन सा एसेट इंक्रीज हुआ? बिल्डिंग वाला, लेकिन अभी क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से हमारा हेडार बन गया। तो ये 30 मिलियन क्यों डेबिट हो गए? असल में वर्ड्स मेरे गौर से सुने, असल में हमारा एक्सपेंडिचर 30 मिलियन है, लेकिन उसमें से 3 मिलियन हम पहले दे चुके थे, सही है सर? उसमें से 1.5 मिलियन
हम कंप्लीशन के साल बाद दे देंगे, और उसमें जो रिमेनिंग 25.5 मिलियन रह गया वो इंशाल्लाह 15 दिन बाद दे देंगे। टोटल खर्चा है कितना 30, लेकिन उस 30 में से 3 मिलियन पहले दे चुके थे, तो पहले दे देने की वजह से वो फिर एडवांस खत्म हुआ। 1.5 मिलियन कंप्लीशन के साल बाद इंशाल्लाह पेएबल है, पे करेंगे, और बाकी जो रिमेनिंग रह गया वो 15 डेज के बाद पे कर देंगे। तो व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर 30, जो एसेट में डेबिट हो गया, लेकिन वो सारे पैसे क्योंकि इसी सेम डेट पे नहीं जाने, डिफरेंट डेट्स पे या पहले जा चुके हैं या बाद में जाने, तो अकॉर्डिंगली आपको क्रेडिट साइड पे जरा ज्यादा हेड्स नजर आ रहे हैं। अब मेरी एंट्री सारी समझ आ गई? एनी कंफ्यूजन? अब लिखें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट सब लोगों को क्लियर हो गया? एनी क्वेश्चन एनीवे सर? चलिए बस ये वो मेन एंट्री थी जो मैं अगर आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था, इससे आगे आप करवाएं सारी। नेक्स्ट डेट बोलो। नहीं अब पेमेंट करें, तरतीब बनाए, बिल आ गया, पेमेंट करें, डेट बोले 15 डबल एंट्री बोले 15 अक्टूबर, डबल एंट्री सिंपल, अब ये खत्म होगी बात। पेबल डेबिट, पेबल टू कॉन्ट्रैक्टर डेबिट एंड कैश क्रेडिट कितने से? पेबल टू कॉन्ट्रैक्टर डेबिट, कैश क्रेडिट बाय हाउ मच? 25.5 मिलियन, ठीक है यार, बिल तो 30 मिलियन का था, लेकिन 15 को नेट देना है। जी नेक्स्ट डेट, नेक्स्ट डेट बोर्ड पे नजर नहीं आ रही, नेक्स्ट डेट, नेक्स्ट डेट। अच्छा बेटा, डेफिनेटली बीच में अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो नीचे वाला पॉइंट नंबर 1 में राइट शेयर्स के पैसे भी आए सर। नीचे पॉइंट नंबर 2 में जाएंगे तो लोन भी आया है, लेकिन हमारा सारा फोकस इस वक्त कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस पे कर ली है। हमें आई होप के पता है कि राइट शेयर्स की क्या एंट्री होती है, जरा मेरी तरफ देख के बोल दो जरा। राइट शेयर्स डेबिट, राइट शेयर्स क्रेडिट, राइट शेयर्स की एंट्री कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। तो मेरा सारा फोकस इस वक्त कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस पे है, बाकी बातें मैं इसलिए बीच में नहीं करना चाह रहा था कि ये बात जरा सही तरह क्लियर हो जाए। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के एंगल से आप देखेंगे तो नेक्स्ट रेलिवेंट डेट 31 दिसंबर बनेगी, जिस दिन सेकंड बिल आया है, और फिर 15 जनवरी बनेगी जिस दिन सेकंड बिल की पेमेंट हुई है। मेरी रिक्वेस्ट पे जरा सेकंड एंट्री 31 दिसंबर की जरा एंट्री एक दफा मुझे करवा दें, आगे वाले खुद कीजिएगा फिर। 31 दिसंबर 2009 को जो सेकंड बिल आया है उसका जरा टेबल में दोबारा ब्रेकअप देख के नीचे, टेबल के नीचे जरा कंपाउंड एंट्री मुझे दोबारा बोल देगा, रिपीट करने बात तक फाइनल हो जाए। जी 1 दिसंबर में बेटा लोन वगैरह भी आया है, लेकिन मेरा सारा फोकस इस वक्त कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की काउंटिंग पे है, तो कैंडिडेट उसी पे फोकस कर रहा है। 31 दिसंबर वाली एंट्री शुरू करवाएंगे। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अब मेरे पास तरतीब से कर रहे हैं, आपको बात समझ आ गई है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट बाय हाउ मच, ये सब लोगों ने फिगर मेरे 1 मिनट लिखवानी है पहले। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट बाय 20 मिलियन, इसके अगेंस्ट आप क्रेडिट करवाएं, एडवांस क्रेडिट बाय 2 मिलियन, बोलते जाए बाकी। रिटेंशन मनी पेएबल क्रेडिट बाय, रिटेंशन मनी पेएबल क्रेडिट बाय 1 मिलियन, रकम नजर आ रहा है सबको, और 17 मिलियन के अगेंस्ट लिखे इकट्ठे हो जाए। जी बेटा सब कुछ है, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस भी हैं,
बोरिंग कॉस्ट भी है, लेकिन मेरा ख्याल है उसको तो हमने कैपिटलाइज ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मैं ये जो बिल्स वगैरह इनकी बात कर रहा हूँ, डेफिनेटली लोन प्रोसेसिंग चार्जेस भी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में डेबिट है, कैश क्रेडिट है, लेकिन ये बोरिंग कॉस्ट में फिगर आ चुकी है। बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन में ये फिगर्स आ चुकी हैं। मैं जरा ये जो एक्सपेंडिचर्स हैं इनको जरा फाइनल कर लूँ। तो यकीनन मैं ये नहीं कह रहा और एंट्रीज नहीं है, बिल्स की जो एंट्रीज हैं ये जरा आपके सामने जरा फाइनल कर रहा हूँ। लोन प्रोसेसिंग चार्जेस अगर आप देखें तो उसमें बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज की फिगर में आ भी गए हैं, तो वो तो एसेट में आनी है। ओके सर, नेक्स्ट डेट की 15 जनवरी को क्या हुआ? पेएबल डेबिट, कैश क्रेडिट, पेएबल टू कॉन्ट्रैक्ट। ये आप काइंडली जरा कंप्लीट कर लें खुद से। 31 मार्च का बिल रिकॉर्ड करें और 15 अप्रैल को उसकी पेमेंट भी रिकॉर्ड करें। ब्रेकअप बना हुआ है, कोशिश किया करें। Bill amount is 10, 1.5, 8.5। ये थर्ड बिल का ब्रेकअप ठीक है, 1.5, 8.5। मेरी फिगर जरा देख लीजिएगा ठीक। पेएबल डेबिट, यहाँ तक जरा साफ मिल जाए। ओके सर, अच्छा अब इन सारी एंट्रीज का जो मेन मकसद था वो ये था कि बताएं 30 जून पे जो बिल आया है वो हमारे ही पीरियड में रिकॉर्ड होगा या नेक्स्ट पीरियड में रिकॉर्ड होगा? बिल अक्रू हमारे पीरियड में होगा। हाँ डेफिनेटली इसकी पेमेंट हमारे पीरियड में नहीं है। इसकी 15 जुलाई वाली एंट्री पेमेंट की हम नहीं करें, तो इस लास्ट एंट्री करने की कोशिश करेंगे। इसका ब्रेकअप बना नहीं हुआ, जरा खुद से बनाया। लास्ट बिल कितने का था? 15 मिलियन की तरह ब्रेकअप की फिगर्स निकालना। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट, बिल आने से एक्सपेंडिचर तो हो गया है, खर्चा तो हो गया है, लेकिन उसकी पेमेंट जो है अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में जाएगी। तो एडवांस परसेंटेजेस वगैरह काइंडली दोबारा ढूंढ ले, ऊपर वाला पॉइंट नंबर 1 और 2 है। एडवांस कितना? 10% ऑफ द बिल मींस 1.5। रिटेंशन मनी कितनी? सही वर्किंग कीजिएगा प्लीज, ये फिगर्स पहले टेबल में नहीं है, ये पेमेंट नहीं हुई। रिटेंशन मनी पेबल 5% ऑफ द बिल अमाउंट 0.75 है। ये प्लीज क्लियर हो रहा है कि मैं इसे इस साल रिकॉर्ड क्यों कर रहा हूँ? बिल हमारे पीरियड का है और फाइनली पेबल टू कॉन्ट्रैक्टर, पेबल टू कॉन्ट्रैक्टर 12.75। बिल जो है हमारे पीरियड में आ गया है, देयरफॉर अक्रूवल बेसिस पे हमारा एक्सपेंडिचर हो गया है, लेकिन पैसे ना देने की वजह से, इसी दिन पैसे ना देने की वजह से लायबिलिटी बन गई। और ये जो लायबिलिटी है एज ऑन 30 जून 2010 आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी अभी आनी चाहिए, क्योंकि इसकी जो सेटलमेंट है वो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में 15 जुलाई को जाकर होगी। तो पेमेंट की एंट्री इस साल यकीनन नहीं होगी, क्योंकि बिल मिलने के बाद अगले महीने की 15 तारीख को पेमेंट होगी। ठीक हो गया?
अब क्लियर है सारे कंडी? ये जो लास्ट बिल है, क्या ये बिल भी हमारे एक्सपेंडिचर्स में शामिल है? एक्सपेंडिचर्स में शामिल है। अब यहाँ जो एंट्रीज हुई हैं आपके सामने, फाइनली देख लें कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस किन किन अमाउंट से डेबिट हो रहा है। ढूंढे जरा अपनी एंट्रीज में, ये कितनी एंट्रीज हो गई हैं जिसमें कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट है? 4 हो गई हैं। तो इन चारों एंट्रीज में जो अमाउंट्स उन्हें प्लस कर लें तो क्या टोटल एक्सपेंडिचर हमारे सामने आ जाएगा? सोचो जरा, एक मिनट सोचें। एक 30 मिलियन का एक्सपेंडिचर है, ढूंढे सर, ढूंढे। 30 मिलियन डेबिट हो रहा है, फिर 20 मिलियन डेबिट हो रहा है, फिर 10 मिलियन डेबिट हुआ है, फिर 15 भी डेबिट हो गया है। क्या इस 75 मिलियन के खर्चे से एसेट कंप्लीट हो गया है? नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ है। कंप्लीट अभी नहीं हुआ है। फिलहाल 4 बिल 75 मिलियन का एक्सपेंडिचर तो हो गए, लेकिन क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ है तो स्टिल हमारे एसेट अभी वर्क इन प्रोसेस ही कहलाएगा। लेकिन व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो इंकर हो चुकी है? 30 प्लस 20 प्लस 10 एंड प्लस 15। आए फर्स्ट पेज पे मैंने जो 2 लाइन सुनवाई थी आपको, वहां जरा थोड़ा सा ये ब्रेकअप बना के जरा फाइनल करेंगे। ये फिगर जरा कहीं ब्रैकेट में नीचे एक्सपेंडिचर्स के लिखना जरा। 30 प्लस 20 प्लस 10 एंड प्लस 15। और डेफिनेटली मैंने ये एंट्रीज इसीलिए लिखवाई हैं कि जब कभी दोबारा रिवाइज करें तो ये एंट्रीज भी नजर से गुजरनी चाहिए। ठीक है? एनी कंफ्यूजन इन 75 मिलियन नाउ? तो फाइनल करें जरा। 75 मिलियन एक्सपेंडिचर हो गया है, बोरिंग कॉस्ट तो भी कैपिटलाइज की फिगर ऑलरेडी आ चुकी है। वाइंड अप करें, लास्ट टोटल करें, टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करें, इकट्ठी करें फिगर सारी। तो बड़ा साथ साथ अगर प्रैक्टिस हुई हो ना, क्लास में भी प्रैक्टिस, घर में भी सही रिवीजन प्रैक्टिस, फिर जाके कहीं पेपर कोई अटेम्प्ट होने के नजदीक पहुंचता है। पेपर बहुत ज्यादा टफ आते हैं, ठीक ठाक एफर्ट करनी पड़ती है और साथ साथ चलना कंपलसरी है। ठीक है, याद रहेगी बात। ये रोज ही भूल जाता है हमें, हर वक्त ज़हन में रखना है। पेपर चैलेंजिंग आते हैं। तो टोटल कॉस्ट इज सम ऑफ, बोले फिगर कौन कौन सी नो? 75 प्लस 4.67725 67725 व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फिगर? किसकी कॉस्ट आ गई? तो फाइनली रिक्वायरमेंट ए जरा देख लें, कंप्लीट हो गई अब। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की कॉस्ट में क्या क्या आएगा प्लीज? एक्सपेंडिचर और बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। डन है सर? रिक्वायरमेंट भी रहती है। ये मेरे ख्याल में मैंने कल 2 पेजेस के थे, एक है ना अभी पेज? हाँ, रिक्वायरमेंट भी करें सेकंड पेज। रिक्वायरमेंट भी जरा पढ़े है क्या? पीडअप होने में मैंने क्वेश्चन नंबर 9 भी थोड़ा सा डिस्कस करना, टाइम अलग करने निकला। पेज नंबर 88 ये रिक्वायरमेंट भी पढ़ेंगे। प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 30 जून 2010। ये एक्सट्रैक्ट्स का मीनिंग क्या होता है? पता है यार, पता है, प्लीज पता है। एक्सट्रैक्ट्स 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 ये आपने मेरे साथ बनाए भी थे यार, ये जब बोरिंग कॉस्ट हमने स्टार्ट की थी। पेज नंबर 74 ढूंढने दो। पेज नंबर 74 रिक्वायरमेंट 3 सिनेरियो से, सिनेरियो ए में रिक्वायरमेंट ढूंढे। एक्सट्रैक्ट्स का मीनिंग बताएं। क्वेश्चन के मुताबिक जो जो रेलिवेंट फिगर्स आनी है हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, मींस टू से पूरी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बननी, इस डाटा की बेस पे जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में फिगर्स आनी है वो हमने एग्जामिनर को प्रेजेंट करके दिखानी है। ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट्स मींस सारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कंप्लीट नहीं बनानी, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जहां जहां रेलिवेंट पोर्शन में फिगर्स आनी है वो सारी हमने लिख के दिखानी है। तो फिगर्स काफी सारी हो जाएंगी, मैं यकीनन शुरू में आइडिया देता हूँ आप लोगों को, लेकिन बाकी आपने भी ढूंढनी है। आई बिजनेस नेम भी शायद है, ढूंढने जरा कहीं है बिजनेस नेम, पर एटलीस्ट स्टील ही है मेरा हाल है कस्टमर। ये लिखे नहीं ना, लिखे रिक्वायरमेंट डी फ्रेशी सी लिमिटेड। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन
स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और ब्रैकेट में एक्सट्रैक्ट्स वर्ड लिखा करें अगर एक्सट्रैक्ट्स बना रहे हो, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अगर है तो एज ऑन 30th जून 2010 डेटा सारा रुपीज इन मिलियंस में, इस तरह की सारी फॉर्मेलिटीज काइंडली याद आनी चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में सारे क्लोजिंग बैलेंसेस कैलकुलेट करने हैं हमने, या इन अदर वर्ड्स हमने सारे एज ऑन 30 जून 2010 जो बैलेंसेस हैं वो प्रेजेंट करने हैं, ऐसे ही सर जी। स्टार्टिंग पॉइंट अपने ध्यान में लाएं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में सबसे पहले क्या आता है, अपना क्वेश्चन देखें। हमारे इस क्वेश्चन के मुताबिक नॉन करंट एसेट्स में कुछ आना, क्या आना, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आना है। तो नॉन करंट एसेट्स फुल कंसंट्रेट कीजिएगा प्लीज, अपने जहन से सोचें। कोई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के आइटम नहीं है, कोई ऐसे एसेट्स जो कंप्लीट हो गए हो उनकी इंफॉर्मेशन तो नहीं है। एक एसेट बन रहा है तो किस नाम से आ जाएगा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कहीं से ढूंढ के बताएंगे कितनी अमाउंट पे आएगा। ना करें 75 यार, खुदा के लिए ना करें, खुदा का नाम नहीं है। सिर्फ 75 या बेटा उसमें एक्वायरिंग कॉस्ट ऐड हो जाएगी। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की फाइनल फिगर बताएं, 79.67725। यही तो कैलकुलेट हुआ यार, यही था। इसकी कोई डेप्रिसिएशन नहीं है वही यार, इतना सारा खर्चा हो गया। डेप्रिसिएशन कब स्टार्ट होती है, सही वर्ड फाइनल करें जहन में। अवेलेबल फॉर यूज, ये वाला प्रॉब्लम आपको क्वेश्चन नंबर 9 में भी थोड़ा सा आया होगा, लेकिन अगर अवेलेबल फॉर यूज वर्ड सही जहन में रहा होगा तो फिर मसला शायद हल भी हो गया होगा। अभी आता हूं मैं उस पर जी, आगे चलें। नॉन करंट एसेट्स की हेडिंग जहन में रखें, कुछ और क्वेश्चन देखें। अच्छा, काफी कुछ निकलना है, और से देखें डाटा। एडवांस की भाई ने बात की है, नहीं अब वही जरा देखना है कि एडवांस एसेट तो है ना, एडवांस करंट एसेट्स में आना है या नॉन करंट एसेट्स में आना है, इसको जरा सही सोचना है। एंट्रीज में आना, अभी जो एंट्रीज वगैरह मैंने लिखवाई थी वो सारा बीच में यूज हो जाएंगी चीजें। एडवांस की फिगर जरा फाइनल करें, एडवांस कुछ बचा भी है या नहीं, कैलकुलेट काइंडली करें जरा। 10 मिलियन एडवांस था, एडजस्ट होता रहा है, 4 दफा एडजस्ट हुआ है, तो जरा एडजस्ट करके बताएं को रिमेनिंग एडवांस बचा भी है ही नहीं। 10 - 3 प्लीज, वर्किंग हो रही है, वर्किंग हो रही है। कहाँ फिगर्स है, कहाँ ये फिगर्स, कहाँ है ये फिगर्स, एंट्रीज हुई नहीं, एंट्रीज हुई नहीं, एंट्रीज कहाँ है, रजिस्टर के पेज पे है, रजिस्टर का पेज किधर है, अब खुला है, अल्लाह करे खुल गया। 10 - 3 - 2 - 1 -1.5 कहाँ से है, आखिरी आखिरी, आगे आगे आगे, इज इक्वल टू 7.5। बेटा 10 में से माइनस करना था यार। 7.5 एडवांस क्रेडिट हुआ है, 10 मिलियन एडवांस डेबिट था। व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एडवांस, 2.5 मिलियन का एडवांस अभी भी है। अब क्वेश्चन ये भाई ने उठाया कि डेफिनेटली जो एडवांस रह गया है वो हमारा एसेट है, लेकिन वो करंट एसेट्स में आएगा या नॉन करंट एसेट्स में, नहीं ये इसका जरा सही तरह डिसीजन होना चाहिए। करंट नॉन करंट की जरा डिफरेंशिएशन है मिला है। नेक्स्ट 12 मंथ्स के अंदर अंदर ये एडवांस खत्म हो जाना है या आफ्टर 12 मंथ्स। अगर ये नेक्स्ट 12 मंथ्स के अंदर अंदर एडवांस खत्म हो जाना है फिर करंट एसेट्स में होना चाहिए, और अगर ये लॉन्ग टर्म एडवांस है 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए तो फिर डेफिनेटली नॉन करंट एसेट्स में होना चाहिए। हमें कैसे पता चलेगा, जरा फर्स्ट पैराग्राफ में जाना। ये जो एडवांस था ऊपर जो फर्स्ट पॉइंट पर चले वो एक नजर वो पॉइंट भी पढ़ लेना। ये एडवांस एडजस्ट किससे होना है, बिलों से, प्रोग्रेस बिल से होना है। अब ये जेम रख के जरा ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ में जाएगा। अभी कंस्ट्रक्शन का टाइम पीरियड रह कितना गया, नहीं अब हम 30 जून 10 पे खड़े हो गए ना, 30 जून 10 तक आ गए हैं, 30 जून 10 तक आ गए। यकीनन टोटल कंस्ट्रक्शन का टाइम पीरियड 18 मंथ्स था, 1.5 ईयर था। दोबारा देखते हैं, 1 जुलाई 9 एंड फाइनली 1 जनवरी 11, तो 30 जून 10 तक हम आ गए। इट मींस कंस्ट्रक्शन का रिमेनिंग टाइम पीरियड अब 6 मंथ्स रह गए। तो इसका मतलब नेक्स्ट 6 मंथ्स में जो बिल आएंगे उन्हीं में से एडवांस ने एडजस्ट होना है। तो अब ये लॉन्ग टर्म एडवांस नहीं है, ये एडवांस नेक्स्ट ईयर में खत्म हो जाएगा।
ये एडवांस किससे एडजस्ट होना है? बिलों से, और बिलों ने क्वार्टरली आना है। तो अब 2 क्वार्टर्स ही रह गए, जिसके बाद फिर ये हमारी कंस्ट्रक्शन शायद कंप्लीट हो जाएगी। तो तरीका सोचने का क्या है, सबसे पहले मैंने आपको क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करवाया 2.5 मिलियन, ठीक है। देन ये 2.5 मिलियन करंट में आना है या नॉन करंट में, ये डिसीजन डेफिनेटली फिर हम क्वेश्चन देख के करेंगे। अगर इसमें ये एडवांस नेक्स्ट ईयर की बजाय उससे अगले सालों में एडजस्ट होना होगा, तो फिर डेफिनेटली ये नॉन करंट एसेट होता। लेकिन आई होप कि सबने देख लिया है, क्या ये एडवांस नेक्स्ट 12 मंथ्स में एडजस्ट हो जाएगा? देयरफॉर ये एडवांस नॉन करंट एसेट्स में नहीं आएगा, ये करंट एसेट्स में आएगा। सब क्लियर हो गए हैं? बहरहाल इस तरह करें, लिखते हुए एक लाइन रखने नीचे, ये बल्कि 2 छोड़ दें, ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के नीचे, और करंट एसेट्स की हेडिंग लिखें। जो फिगर अब फाइनल हो गई है उसको करंट एसेट्स में लिखना। सबको पता है मैं एडवांस को करंट एसेट्स में क्यों लिख रहा हूँ? क्या जो एडवांस रह गया है वो एसेट है, या जो दिया था? जो दिया था वो उस वक्त एसेट था, लेकिन अब फाइनली 30 जून 2010 को क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एडवांस हमारा एसेट रह गया है, एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर। एंड व्हाई इट इज करंट एसेट बोल दे मैंने कई दफा बोला, क्योंकि नेक्स्ट 12 मंथ्स में इसने बिलों में से एडजस्ट हो जाना है। इसकी एक वर्किंग भी लिख लीजिएगा, सिर्फ 2.5 एज इट इज ना लिखिएगा, बाद में पता नहीं चलेगा कहां से आया। 10 - 3 -2 -1 and -1.5 is equal to 2.5 million. Any confusion find? ओके सर जी, दोबारा क्वेश्चन देखें। एसेट्स के एंगल से पहले क्वेश्चन देखें। डेफिनेट लायबिलिटीज में तो लोन भी है, पेएबल्स भी हैं, रिटेंशन मनी भी है, काफी कुछ है, उस पर आता हूँ मैं बाद में। क्वेश्चन जरा इस एंगल से सारा देखें, कोई और एसेट करंट या नॉन करंट। हाँ जी, एक बिल्कुल सही भाई ने जरा जदर का, ये रेंज वाले पैराग्राफ में है, हिम्मत करो जवानों, बहुत कुछ निकल आना है। रेंज वाला एक पैराग्राफ, रेंज के डैमेजेस वाला एक पैराग्राफ था बीच में, मिला किसी को? तो उसकी एक एंट्री बनाई हुई है, उस एंट्री में एक इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल लिखा हुआ, ये भी एसेट है। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल एसेट है, करंट है नॉन करंट है? पढ़ के जरा, पढ़ के। नहीं, सबसे पहले तो डेफिनेटली क्वेश्चन देख के डिसीजन लेना। अगर क्वेश्चन में ना मिले फिर कुछ सोच लेते हैं कि बताया हुआ ये पैसे क्लेम के कब मिल जाएंगे। क्या वर्ड्स लिखे हुए, जरा लास्ट सेंटेंस पढ़े इस पैराग्राफ का। वुड बी रिकवरेबल, लेकिन वुड बी रिकवरेबल नेक्स्ट ईयर या आफ्टर 12 मंथ्स? इसकी इंफॉर्मेशन नहीं, इसकी इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली स्पीकिंग क्वेश्चन में एग्जैक्टली नहीं बताया हुआ कि इसने 12 मंथ्स में मिल जाना है या नहीं मिल जाना है। नॉर्मली अब डेफिनेटली हमें कुछ अज्यूम करना पड़ेगा, अगर तो बता देगा तो अकॉर्डिंगली करेंगे, वरना अगर ना बताए तो नॉर्मली इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, आप बताएं करंट एसेट है या नॉन करंट? नॉर्मली नेक्स्ट 12 मंथ्स के अंदर शायद मिल ही जाए, तो अज्यूम कर लेंगे हम, क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं है। आज करंट एसेट्स में लिखना, वर्ड्स बताएं क्या लिखूं? मायूसी ना भलाएं, प्लीज बोले सर। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल कितना लिखूं? 1 मिलियन यार, 1 या 0.25, ना 1 ना 0.25, 75% मीन्स 0.75, 0.75, 75%। एनी कंफ्यूजन? और सोचें, मैं जब भी कह रहा हूँ और सोचें, आप सोचते क्या सोचें? चले, अगर मैंने अकेले ही सोच रहे हैं तो फिर एक लाइन 2 लाइनें और छोड़े नीचे, और इक्विटी की हेडिंग लिखें, बल्कि इक्विटी एंड लाइबिलिटीज पहले हेडिंग लिखें। अब जरा फोकस कर लें इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, और पहले उसमें भी जरा इक्विटी पे आ जाए, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी आ रही हैं, और से सुननी है। इक्विटी में आए क्वेश्चन में नीचे वाले 3 पॉइंट्स पे आ जाए, उसमें से पॉइंट 1 पढ़े, राइट शेयर जहन में लाए, राइट शेयर्स की कोई एंट्री जहन में लाए जी। शेयर कैपिटल कहीं इक्विटी में आएगा? यार शेयर कैपिटल के पैसे तो खत्म हो गए हैं। डिटेल ऑफ पेमेंट्स देखना, देखें, शेयर कैपिटल का तो कैश खत्म हो गया हुआ है।
डिटेल ऑफ पेमेंट्स में देखो तो सही, 15 मिलियन का कैश 15 अक्टूबर वाले दिन खत्म नहीं हो गया वो, तो कैश खत्म हो गया तो देयरफॉर शेयर कैपिटल खत्म हो गया। कैश खत्म हुआ है या शेयर कैपिटल खत्म हुआ है? एक सेकंड जरा शेयर होल्डर बने। आपने कंपनी को 15 मिलियन कैश दिया था 1 सितंबर पे, नीचे वाला पैराग्राफ 1, और 15 अक्टूबर पे आपका कैश यूज हो गया और देयरफॉर अब आप कंपनी के शेयर होल्डर नहीं रहे। क्या यूज हो गया सही पता होना चाहिए, तो बात समझ आती है। कैश यकीनन खत्म हो गया, लेकिन कैश आपका खत्म हो गया एसेट का पार्ट बन गया। आपके कैश ने बिल्डिंग की फॉर्म ले ली है, तो आपका कैपिटल खत्म नहीं हुआ। क्या खत्म हुआ है? कैश यूटिलाइज होकर एसेट में कन्वर्ट हो गया, एक और है दूसरे एसेट में कन्वर्ट हो गया। तो सोचे क्या इक्विटी में शेयर कैपिटल आएगा? इक्विटी में शेयर कैपिटल आएगा, कितना आएगा बोलेंगे? कितना है शेयर कैपिटल? अच्छा, इस शेयर कैपिटल इस 15 मिलियन पे आएगा। थोड़ा सारा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी वाली चीजें रिवाइज कर लेना। ये कितने पैसे टोटल आए हैं? और यार ये तो देख के बता दें यार, हमें क्या बता, हम क्यों बताएं? खुद देखे जिससे बता पूछा कितने पैसे आए हैं? 15 मिलियन। ये नॉमिनल वैल्यू से कम आए या ज्यादा आए? अगर इसकी इंफॉर्मेशन होती तो मैं शेयर कैपिटल के सामने नॉमिनल वैल्यू लिखता, और अगर ज्यादा पैसे आए होते तो प्रीमियम की लाइन बनाता, और अगर कम पैसे आए होते तो कोई डिस्काउंट की लाइन बनाता। क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो देयरफॉर मैं मजबूरन सारी अमाउंट शेयर कैपिटल के सामने लिख रहा हूँ। क्या शेयर कैपिटल के सामने पूरी अमाउंट आती है, नॉमिनल वैल्यू आती है? नॉमिनल वैल्यू ही आती है, लेकिन क्योंकि हमारे पास ब्रेकअप नहीं है इसलिए मैंने सारी अमाउंट शेयर कैपिटल के सामने लिखी। डन है प्लीज? क्लियर होगी है बात? आगे चलें, इसी पॉइंट नंबर 1 को और पढ़ें। इसमें डिविडेंड का जिक्र है, पढ़े जरा सेंटेंस। ये सब कुछ जरा जहन में लाए जरा, कर हिम्मत माने, इधर इधर उधर से सोच के। कभी डिविडेंड वर्ड सुना ना अपने आप? कभी आपने डिविडेंड डिविडेंड सेंटेंस पढ़े, क्या कहता हूँ? कंपनी की क्या पॉलिसी है? नहीं, जरा सही वर्ड्स पढ़ के जरा सही ट्रांसलेट करना। कंपनी की क्या पॉलिसी है, पिछले कई सालों से कितना डिविडेंड दे रही है? लेकिन मेरे अगले वर्ड सुने, कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी तो आपने पढ़ ली, जो क्वेश्चन उसने बताई है। क्या डिविडेंड अगर पिछले सालों में एज अ पॉलिसी दिया जा रहा है तो इस साल भी देना कंपलसरी है? क्या डिविडेंड देना तब कंपलसरी होता है जब डिक्लेयर होता है? तो क्या इस साल भी डिक्लेयर हुआ है? पढ़े पढ़े पढ़े। लेकिन अगर पिछले सालों में डिविडेंड दिया जा रहा है तो इस साल भी तो डिक्लेयर हो ही जाएगा। अगर हुआ तो देंगे। डायरेक्टर्स हैज नो ऑब्लिगेशन कि हर साल डिविडेंड दें। हाँ, अगर डिक्लेयर हो जाए तो फिर वो डिविडेंड देना कंपनी की लायबिलिटी बन जाता है। तो बेटा यहाँ गौर से पढ़िएगा सेंटेंस। ये तो उसने जरूर बताया कि पिछले कई सालों से हम डिविडेंड दे रहे हैं, लेकिन इस साल डिविडेंड तभी रिकॉर्ड होगा अगर वो डिक्लेयर हो। डिविडेंड की एंट्री क्या होती है? डिविडेंड डेबिट। अच्छा प्लीज वही कुछ बातें जेहन में लाएं। यकीनन डिविडेंड कैश में भी होता है और शेयर में भी होता है। अगर मैं ना बताऊं तो कौन सा डिविडेंड होगा? कैश वाला होगा। और अगर मैंने आपसे कहा डिविडेंड की एंट्री बताएं, तो कैश डिविडेंड की कौन सी एंट्री आपके जहन में आएगी? डिविडेंड डेबिट, पेबल क्रेडिट। पेबल क्रेडिट पहले डिक्लेयर होगा फिर पे होगा। तो ये जो एंट्री है डिविडेंड डेबिट और पेबल क्रेडिट, ये कब होती है? जब डिक्लेयर होगा डिविडेंड। तो ये क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ, दोबारा पढ़ना, कि इस साल डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है। हाँ, ये जरूर लिखा हुआ है कि कंपनी पिछले सालों में डिविडेंड दे रही है, लेकिन पिछले सालों में डिविडेंड दे देने से इस साल डिविडेंड देने की कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होगी अनलेस इस साल भी डिक्लेयर हो जाए। तो ब्रैकेट में जरा यही लिखें, क्वेश्चन में जगह बन जाएगी। वैसे ये क्वेश्चन में आपने बहुत कुछ लिखा है, उसकी वजह ये कि शायद इसमें काफी कुछ आ भी गया, जगह बन जाएगी नहीं? डिविडेंड बिकम्स लायबिलिटी, छोटा सेंटेंस लिखें, बनाने की कोशिश करें वहीं बनाएं, ताकि जब भी कभी, मेरा ख्याल ये क्वेश्चन काफी दफा आप शायद रिवाइज करेंगे बाद में मेरे कहने पे, तो जितना कुछ यहाँ डिस्कस हो गया वो लिखते जाए। डिविडेंड बिकम्स लायबिलिटी व्हेन इट इज, डिविडेंड बिकम्स लायबिलिटी, ये लिखना जरा सेंटेंस बोल रहा हूँ, उधर ही लिखें, क्वेश्चन में लिखें। क्वेश्चन में जो पॉइंट नंबर 1 था, क्वेश्चन में जगह जगह जहाँ ये पॉइंट नंबर 1 पढ़ रहे थे आप लोग, उसी के साथ जगह बन जानी है थोड़ी सी इंशाल्लाह। अपनी हिम्मत करने दी। डिविडेंड बिकम्स लायबिलिटी व्हेन इट इज, डिविडेंड बिकम्स लायबिलिटी व्हेन इट इज डिक्लेयर्ड। क्या मतलब? मेरी इस लाइन से, मेरी इस बात से अकाउंटेंट्स को क्या समझ आई है?
डिविडेंड वो तो हाँ बहुत बेटा बहुत ठीक है कि पॉलिसी से लेट्स अज्यूम कि कंपनी पिछले 20 साल से डिविडेंड दे रही है, तो इट डजंट मींस कि अब इस साल डिविडेंड देना भी उसकी लायबिलिटी बन गई है। हाँ यकीनन शेयर होल्डर्स शायद एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, लेकिन तो उनकी एक्सपेक्टेशन की बेस पे अगर डायरेक्टर्स डिविडेंड इस साल डिक्लेयर करेंगे तो लायबिलिटी रिकॉर्ड होगी, और अगर वो इस साल कह देंगे कि प्रॉफिट्स नहीं है या कम है या हम प्रॉफिट्स को रिटेन रखना चाहते हैं अगले सालों के लिए, तो ये अलाउड है अकॉर्डिंग टू लॉ। पिछले सालों में डिविडेंड दे देने से करंट ईयर में डिविडेंड देना ऑब्लिगेशन नहीं बनेगी अनलेस करंट ईयर में भी डिविडेंड डिक्लेयर हो जाए। तो मैंने जरा कोशिश की कि जरा वर्ड जरा कम रखूं क्योंकि स्पेस जरा कम थी। तो क्या वर्ड समझ आ रही है मेरे वर्ड से? डिविडेंड कब लायबिलिटी बनेगा? पिछले सालों में डिविडेंड दे देने से इस साल भी लायबिलिटी बन जाएगा। हरगिज ऐसे नहीं है। इस साल कब लायबिलिटी बनेगा? तो क्योंकि इस साल डिक्लेरेशन की इंफॉर्मेशन नहीं है इसलिए मैं डिविडेंड का कुछ नहीं कर रहा। वरना जरा सोचें कैंडी, क्या डिविडेंड कहीं प्रेजेंट होता है? अगर डिविडेंड डेबिट कर लें तो जरा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कभी बनाई आप लोगों ने? क्या बातें करी जा रहा हूँ, किससे बातें हो रही हैं? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में कितने कॉलम्स होते हैं? 4 5, कोई बहस नहीं है। जितने इक्विटी के हेड्स होते हैं मेरे सामने मेरी तरफ देख के जरा बताएं इक्विटी के हेड्स कौन कौन से होते हैं? बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग, सरप्लस, रिजर्व भी आ गए थे जर्नल स्पेसिफिक। तो रिटेन्ड अर्निंग्स का कॉलम जहन में लाया था, रिटेन्ड अर्निंग्स का कॉलम अगर डिविडेंड डिक्लेयर हो तो उस कॉलम में आता है रिटेन्ड अर्निंग्स में से लेस होके फिर क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आता है। डन है प्लीज? और डिविडेंड डिक्लेरेशन की इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से मैं उसकी बहस छोड़ के आगे चल रहा हूँ। अब आप दोबारा देखें क्वेश्चन, आप बताएं इक्विटी में कुछ और इंफॉर्मेशन। अभी तक मेरे क्वेश्चन, जब भी मैंने ये क्वेश्चन पूछा है कोई और कुछ चीज, तो मुझे कहीं कहीं से आइसोलेशन में आवाजें आई हैं। बाकी जब बोर्ड पे आएगा तो देख के लिखेंगे। नहीं नहीं रनिंग तो बेटा, रनिंग क्या चीज है? शॉर्ट टर्म लोन मींस करंट लायबिलिटी को फिगर है। तो अभी इक्विटी, इक्विटी के जो कंपोनेंट्स आपने बोले हैं उनके मुताबिक शायद और कुछ नहीं है। 12 एक लाइन रखें और हेडिंग लिखें नॉन करंट लायबिलिटीज। और नॉन करंट लायबिलिटीज में 3 लाइनें रख के एक करंट लायबिलिटीज की हेडिंग भी लिखें। नॉन करंट लायबिलिटीज की हेडिंग लिख के तीन लाइनें छोड़ दें, चलो क्या तो। और फिर करंट लायबिलिटीज की हेडिंग भी लिख लें ताकि जो जो फिगर आप मिलती हैं वो फाइनल हो जाए। चले मेरे साथ साथ ही चले, मेरा ख्याल है आपको सिर्फ हेडिंग्स कम से कम मैं बता देता हूँ, बाकी आप इंफॉर्मेशन में ढूंढ लेंगे। नीचे पॉइंट नंबर 2 में जाए और आप कम से कम फुल कंसंट्रेट कीजिएगा। एक बैंक से लोन लिया हुआ, कितना लोन लिया था? अब ये मेरा तरीका सुनिएगा जो मैं जिस तरीके से आपको फिगर बताने लगा। लोन लिया कितना था? 25। क्या उसमें से ड्यूरिंग द ईयर कुछ रीपे हुआ? कितना? 5। नहीं इंटरेस्ट लगा। जब भी आपने कोई लोन का पेबल या इंटरेस्ट का पेबल का डिसीजन लेना हो तो आप जरा नोट करें पिछले दिनों में अलग-अलग वर्किंग करें। इंटरेस्ट पे भी आते हैं वो बाद में बहस कर लेते हैं, पहले सिर्फ प्रिंसिपल। 25 मिलियन लोन लिया था, 5 मिलियन रीपे हो गया है। अगर हम 30 जून 2010 जहन में लाएं तो 20 मिलियन क्लोजिंग बैलेंस होगा। प्रिंसिपल ऑफ लोन 20 मिलियन क्लोजिंग बैलेंस होगा, सबको पता है। लेकिन क्या ये 20 मिलियन सारा का सारा नेक्स्ट 12 मंथ्स में पे हो जाएगा? ये रीपे होना है सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में, और एक इंस्टॉलमेंट की अमाउंट 5 मिलियन है। तो क्लोजिंग बैलेंस 20 मिलियन है। नेक्स्ट 12 मंथ्स में इस 20 मिलियन में से कुछ पे होगा। 5 मिलियन की 2 इंस्टॉलमेंट्स नेक्स्ट ईयर आएंगी। कौन कौन सी डेट्स पे सोच लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं, अभी सोचा भी था। एक नवंबर के एंड पे, नवंबर के एंड पे, और अगली फिर साल जाके मई के एंड पे, 6 महीने बाद हिम्मत। तो 2 इंस्टॉलमेंट नेक्स्ट ईयर पे होंगी 5 मिलियन की। तो मीन्स टू से 20 मिलियन में से 10 मिलियन नेक्स्ट 12 मंथ्स में और रिमेनिंग 10 मिलियन आफ्टर 12 मंथ्स पे होगा। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में 20 मिलियन कहाँ लिखूं? नहीं 20 मिलियन पूरा कहीं नहीं आएगा। 10 कहाँ 10 कहाँ, 10 वहां 10 वहां, वहां और वहां का नाम बता।
ये सिनेरियो ए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था, सिनेरियो ए बी सी। ये रजिस्टर में ढूंढे, जरा पीछे चला गया काफी। ये वर्किंग कोई 2-3 हमने की थी शुरू में। अपने रजिस्टर में जरा आंसर ढूंढे, ये बोरिंग कॉस्ट जहाँ स्टार्ट हुआ था उससे पहले ढूंढे अपने रजिस्टर में जरा आंसर्स ढूंढे। ये जो सिनेरियो ए बी सी मैं 3 दिखा रहा था अभी पेज नंबर 74 पे। एक करंट पोर्शन ऑफ लोन वर्ड थे, जरा ढूंढ के एक सेकंड रिवाइज कर लेते हैं। नहीं, रजिस्टर में आंसर देख लो, मेरे ख्याल मिल जाएंगे। बोरिंग कॉस्ट का चैप्टर जब स्टार्ट हुआ था तो क्वेश्चन नंबर 1 से पहले आपके रजिस्टर में मेरा ख्याल है 3 सिनेरियोज ए बी सी के आंसर्स बने होंगे। तो उसमें जरा सिनेरियो ए में जरा वर्किंग देखें, जो तो देख सकते हो तो देखें। मेरा ख्याल है लोन का क्लोजिंग बैलेंस 110 था शायद। हिम्मत हुआ ना, हिम्मत। और एक वर्किंग हुई है उसमें, कब लिया, कब रीपे हुआ वगैरह वगैरह। तो फाइनली 110 का एक ब्रेकअप हुआ होगा। 10 मिलियन करंट पोर्शन ऑफ लोन, करंट लायबिलिटीज, जब बच गया था वो नॉन करंट। सेकंड सिनेरियो देख लें, 47 लाख शायद, 47 लाख का ब्रेकअप हुआ हुआ। बोले आप, जरा नजर आ रहा है? 12 लाख, 35 लाख। तो अगर कोई लॉन्ग टर्म लोन हो, दोबारा सोच रहे हैं, अगर कोई लॉन्ग टर्म लोन हो तो उसमें से वो पैसे जो नेक्स्ट 12 मंथ्स में जाने हैं करंट लायबिलिटी बन जाएगा, करंट पोर्शन ऑफ लोन के नाम से करंट लायबिलिटी बन जाएगी, और जो रिमेनिंग पैसे रह जाएंगे वो नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म लोन की फिगर आ जाएगी। लेकिन तरीका उसका क्या है? वापस आए क्वेश्चन नंबर 10 में, पहले क्लोजिंग ढूंढे, लायबिलिटी रह कितनी गई है, क्या 25 लायबिलिटी है या 20 लायबिलिटी? 20 लायबिलिटी है। अब वो 20 की लायबिलिटी पे कब होनी है? 10 नेक्स्ट 12 मंथ्स में, और रिमेनिंग 10 आफ्टर 12 मंथ्स। तो देयरफॉर ये 20 ब्रेक होके आएगा बिटवीन करंट एंड नॉन करंट लायबिलिटीज। सो प्लीज क्लियर हो जाएगा ना? पहला स्टेप क्या है? क्लोजिंग फाइंड आउट करें, और फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट 12 मंथ्स और आफ्टर 12 मंथ्स में डिसीजन लें कितने पैसे जाने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो आज जरा लिख लें, करंट लायबिलिटीज में हेडिंग आ जाएगी करंट पोर्शन ऑफ लोन, करंट पोर्शन ऑफ लोन कितना लिखो? 10 कैसे बनाया आपने? 5 + 5। अच्छा, कौन से साल के ये पैसे हैं, जरा साल बताएंगे मुझे? हाँ जी, 30 नहीं, 10 नहीं, 11 वाले हैं। 10 पे 20 मिलियन हो गया, वो पैसे जो 2011 तक जाने हैं, 5 और 5 अगले साल की जो 2 इंस्टॉलमेंट्स हैं वो करंट लायबिलिटी, और उसके बाद की जो 2 इंस्टॉलमेंट्स हैं वो नॉन करंट लायबिलिटी। ये देख लीजिएगा प्लीज, अब ये क्लियर होनी चाहिए बातें, आगे अगर कभी आए तो फिर इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट स्टेप क्लोजिंग बैलेंस व्हिच इज 20 मिलियन। नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट 12 मंथ्स मींस 2011 तक जब 10 जाना है वो करंट लायबिलिटी, और आफ्टर 12 मंथ्स नॉन करंट लायबिलिटी। अच्छा, जब 5 मिलियन दे दिए तो दिया भी है, जब 5 मिलियन दे दिया वो कौन सी लायबिलिटी है, करंट या नॉन करंट? वो लायबिलिटी नहीं है। वो लायबिलिटी क्यों नहीं है? वो तो पे कर दी है। तो पहला स्टेप लायबिलिटी है कितनी, 20 मिलियन। अगला स्टेप उसमें से अगले साल कितनी जानी है, करंट पोर्शन। और लास्ट स्टेप रिमेनिंग कितनी है जो आफ्टर 12 मंथ्स पेमेंट। ठीक है, एनी कंफ्यूजन? अब दोबारा पॉइंट नंबर 2 देखें, इसमें एक इंटरेस्ट पेएबल भी है, जरा ढूंढ के बताएं। जरा अपनी वर्किंग देखें, ये ढूंढ के एक फिगर बताएं, इसमें एक इंटरेस्ट पेएबल की फिगर भी है, और पता है आपको कहीं ढूंढे, जरा अपनी वर्किंग्स में ढूंढना। ये जो बैंक लोन वाला इंटरेस्ट है, क्या इसमें से कुछ इंटरेस्ट के पैसे भी हमारी लायबिलिटी है? सोचे सोचे सोचे, किस अमाउंट की बात हो रही है? डिटेल ऑफ पेमेंट्स में एक सेकंड जाए, डिटेल ऑफ पेमेंट्स। 6 महीने का इंटरेस्ट तो पे हो गया है, दिसंबर से लेके मई तक, वो जो 1.625 प्लस हुआ हुआ 5 में आखिरी पेमेंट। लेकिन फर्स्ट पेज पे जाए जहां भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था, बोरिंग कॉस्ट टू बी अप्लाइड, उसमें स्पेसिफिक बोरिंग्स में एक जून के महीने का इंटरेस्ट आपने मुझे प्लस करवाया था। ये एक्सपेंस तो हो गया है, लेकिन क्या ये पे भी हो गया? क्या सारा इंटरेस्ट पेएबल है या सिर्फ इसी महीने का इंटरेस्ट पेएबल है? क्लियर हो जाएगा प्लीज? जी बेटा, वो भी आता हूँ उस पर मैं। पहले इंटरेस्ट पेएबल जरा फाइनल करना। अच्छा, ये आप बताएं ना, देख के ये इंटरेस्ट पेएबल मैं करंट लायबिलिटीज में लिखूं या नॉन करंट में? रीजन
कब पे होगा, कब 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 अलॉन्ग विद प्रिंसिपल नवंबर में पे हो जाना इसने नवंबर में पे हो जाना। जब टोटल 6 महीनों का इंटरेस्ट होगा तो इसका इस महीने का भी पे हो जाएगा। तो इंटरेस्ट पेएबल रिलेटेड टू, नहीं मैं करंट में लिख रहा हूँ लेकिन एक महीना से स्पेसिफिक कर ले, रिलेटेड टू जून। कितनी अमाउंट थी? 0.217। जी आदित्य साहब वो भी है, मैं भी आता हूँ उस पर। एनी कंफ्यूजन सर? सारा इंटरेस्ट पेएबल नहीं है, जून के महीने का जो इंटरेस्ट रह गया वो बस पेएबल्स में आएगा। देन जरा एंट्रीज में जाए। शॉर्ट टर्म लोन भी है, मैं उस पर आता हूँ, लेकिन एक सेकंड एक काम और करना जरा। अपनी एंट्रीज में जाए, जो एंट्रीज मैंने अभी लिखवाई थी। एक रिटेंशन मनी भी है यार, एक रिटेंशन मनी की भी लायबिलिटी है। कैलकुलेटर उठाए जरा। रिटेंशन मनी 4 दफा कटी है बिलों में से, तो जरा इकट्ठी कर देंगे जरा कितनी है? 1.5 प्लस फिगर 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 प्लस 1 प्लस 0.5 एंड प्लस 0.75। 3.75 क्या है? ये सारे क्रेडिट्स उठाए हमने, ये टोटल लायबिलिटी बन गई है 3.75। सेटल इसने कब होना? ऊपर जाए पॉइंट नंबर 2 पढ़े। अभी 3.75 मिलियन अब लायबिलिटी तो है, लेकिन अब ये करंट है या नॉन करंट है ये डिसीजन जरा खुद से नहीं, पॉइंट नंबर 2 पढ़ के 3.75 मिलियन की जो रिटेंशन मनी की लायबिलिटी है टोटल, ये ऊपर वाला सेकंड पैराग्राफ पढ़ के बताएं, करंट लायबिलिटीज में लिखूं या नॉन करंट में? तरीका क्या है? तरीका फाइनल हो गया हुआ? क्या तरीका है? ना ना इस तरह नहीं है। स्टेप 1 ये है, मैं एक दफा दोबारा बता दूं। आपने सबसे पहले डिसाइड ही करना है कि हम कहाँ खड़े हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हम 30 जून 2010 पे अब खड़े। करंट लायबिलिटी का मीनिंग बनेगा कि वो पैसे जो 30 जून 2011 तक जाने हैं, 30 जून 2011 तक पे होने हैं, वो करंट लायबिलिटी है। और अगर 11 के बाद पे होने हैं तो नॉन करंट लायबिलिटी है। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है कि आपकी बैलेंस शीट डेट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट है क्या? अगर फॉर एग्जांपल हम 2020 के एंड पे खड़े हो तो करंट लायबिलिटी मींस वो पैसे जो 2021 के एंड तक पे होंगे। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? पहले आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की डेट सामने लाएं। तो 30 जून 2010 है। अब आप पढ़ें पॉइंट नंबर 2 में, ये पैसे कब देने हैं? कंप्लीशन के साल बाद। अब फर्स्ट पैराग्राफ में जाए, कंप्लीशन डेट क्या है? 1 जनवरी 11। तो यकीनन 1 जनवरी 11 तो नेक्स्ट 12 मंथ्स में डेट आ रही है, लेकिन रिटेंशन मनी की अमाउंट जो है ये कंप्लीशन के भी साल बाद मींस 1 जनवरी 2012 पे होना। तो इट मींस 30 जून 2010 वाले दिन ये पैसे करंट लायबिलिटी नहीं है, ये सारे के सारे नॉन करंट है। तो सबको पता चल गया कैसे मैंने ये डिसीजन लिया है। 1 ईयर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द बिल्डिंग साइट है, और कंप्लीशन ऑफ द बिल्डिंग की डेट है 1 जनवरी 2011। पैसे देर पर जाएंगे 1 जनवरी 2012, विच इज आफ्टर 18 मंथ्स शायद ऑफ दिस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट। अगर हम 30 जून 2011 पे खड़े हैं और 1 जनवरी 12 पे पैसे जाने हैं, तो नेक्स्ट 12 मंथ्स के बाद ये पेमेंट हो रही है, विच मीन सारे के सारे रिटेंशन मनी के पैसे करंट में जाएंगे या नॉन करंट में? बात मेरी समझ आ गई है? तो आए अपनी लायबिलिटीज में लिखें, करंट लायबिलिटीज में, सॉरी नॉन करंट लायबिलिटीज में रिटेंशन मनी पेएबल, जी रिटेंशन मनी पेएबल की जो फिगर फाइंड आउट हुई इसकी वर्किंग भी कर लें। नहीं ये 3.75 आया कैसे? 1.5 प्लस 1 प्लस 0.5 एंड प्लस 0.75, टोटल हो गए 3.75। ये सारी नॉन करंट लायबिलिटी है, इसमें से कुछ करंट पोर्शन भी तो है। करंट पोर्शन कब होता? अगर इसमें से कुछ पैसे नेक्स्ट 12 मंथ्स में पे होने होते। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2 पर ये पैसे सारे कब पे करने हैं? 1 ईयर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द बिल्डिंग। तो देयर पर ये सारे के सारे पैसे
सारे के सारे पैसे नॉन करंट लायबिलिटी में मैंने लिख दिए। एनी कंफ्यूजन जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? एंट्रीज में जाए, एक फिगर कम से कम ढूंढ दें यार। पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर की 4 फिगर्स प्लस करने। और ये सर 4 फिगर्स यार, 4 दफा ये रिटेंशन मनी 4 दफा प्लस की करवाई, ये 4 दफा प्लस की करवाई और वो चारों की नहीं ले रहे। वो 15 दिनों बाद पे भी हो रही है, तो वो तो फिर पेमेंट होगी, वो तो खत्म होगी बात। कौन सा बिल रह गया है, कौन सा बिल रह गया है? ये पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टेड होने, नहीं सारे पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टेड होने। पहले बिल की पेमेंट होगी, दूसरे की, तीसरे की, लेकिन चौथे की पेमेंट नेक्स्ट ईयर होनी है। करंट में लिखो, नॉन करंट में? करंट, नॉन करंट, बाय करंट, नेक्स्ट 12 मंथ्स में पेमेंट हो जानी है। डेफिनेटली स्पेसिफिकली स्पीकिंग नेक्स्ट मंथ में हो जानी है, लेकिन नेक्स्ट मंथ में होनी हो या लास्ट मंथ में होनी हो नेक्स्ट ईयर में, ये करंट लायबिलिटी ही बनेगी। तो पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर 12.75। जी सबको क्लियर है प्लीज? बाकी 3 बिल्स की पेएबल क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए? वैसे पेएबल डेबिट हो चुके हैं वो 15 तारीख को। जी सर अब फाइनली फिगर्स आनी है लास्ट पैराग्राफ से, और लास्ट पैराग्राफ नीचे जो थर्ड पैराग्राफ है एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस वाला, और इसमें जरा थोड़ा सा शायद हमें सोचना पड़ना है, इकट्ठे हो जाए सारे। एक नजर पढ़ लें जो लोग इकट्ठे हो गए। लास्ट पैराग्राफ जो नीचे लिखा हुआ है एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस वाला, वो कैंडी जरा पढ़ लें। ये एक 60 मिलियन की अमाउंट है और एक 9 मिलियन के इंटरेस्ट की अमाउंट है। 60 मिलियन किस चीज की अमाउंट है? लोन के एवरेज बैलेंस की। इसमें जरा काफी समय सोचना पड़ना है, जरा एग्जैक्ट वर्ड जरा आइडेंटिफाई करना है। एवरेज बैलेंस ऑफ लोन इज 60 मिलियन और 9 मिलियन के है इंटरेस्ट। बड़े सेंटेंस पढ़िए जरा पूरा के। मार्कअप चार्ट फॉर द ईयर। अब हम बेटा बना रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन बनेगी। ऐसे ही सर, एज ऑन का मतलब ईयर एंड पे बना रहे हैं। लोन का क्लोजिंग बैलेंस आएगा, और अगर इंटरेस्ट का कोई पेएबल है तो उसने हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आना। ठीक है सर? अब आपने इसका करना है, इससे पहले कि मैं इस पॉइंट की तरफ जाऊं, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ढूंढना है। हमारे पास 2 मिनट है और उतनी मुझे फिलहाल चाहिए। अगर ये बात पूरी नहीं हो सके तो इंशाल्लाह कल कर लेंगे। फिलहाल मैं जहां जहां आपको लेके जाऊंगा वहां वहां कर लिया आपने जाना। बल्कि मेरा ख्याल है कि एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 6 का पेज नंबर बताइए। ये पेज नंबर 84 एक मिनट निकालिए। मेरा ख्याल है कि पेज नंबर 84 के एंड पे मैंने उस दिन आपको इस क्वेश्चन के लेजर्स बनवाए थे, तो आंसर की जरूरत नहीं है, आप पेज नंबर 84 निकालेंगे। पेज नंबर 84 आंसर रहने दें, बुक का पेज नंबर 84। इसमें 3 लोन्स है, आपने होपफुली कल भी देखे होंगे। मैंने उन लोन्स की बेस पे नीचे 3 लेजर्स बनवाए थे। तो लोन्स में पॉइंट 1 पढ़ रहा, ये पढ़ ले, खुद से पढ़ लेना। अब नीचे इसका जरा लेजर देखें। ये 5 मिलियन ब्रॉड डाउन क्यों था? क्योंकि पिछले सालों में लिया था, पता होना चाहिए यार, अभी आपने पढ़ा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ईयर एंड क्या था हमारा? 30 जून 9 था। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? बोले बोले बोले, हिम्मत हिम्मत। सॉरी, ईयर एंड क्या था? 30 जून, सॉरी ईयर एंड था 30 जून 10। तो स्टार्टिंग पॉइंट 1 जुलाई 9। ये डिबेंचर्स कब इशू किए थे? 1 जनवरी पिछले साल में इशू किए थे। पिछले साल से लोन ब्रॉड फॉरवर्ड बन रहा, एज इट इज। ये कैरी डाउन क्यों था? ड्यूरिंग द ईयर कोई रीपे नहीं हुआ, 2015 में रीपे होना, तो ब्रॉड डाउन ही कैरी डाउन बन गया।
अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जरा ध्यान में लाएं, अगर फर्ज करें इस क्वेश्चन में मैंने बनानी होती, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अगर बनानी होती, तो कौन सा 5 मिलियन आप अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लिख रहे होते? क्लोजिंग वाला, क्लोजिंग वाला। अब देखने में तो ओपनिंग भी 5 है, क्लोजिंग भी 5 है, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्लोजिंग 5 आना। लेकिन इस क्वेश्चन में क्योंकि मूवमेंट नहीं थी लोन में, ओपनिंग ही क्लोजिंग था, इसलिए 5 मिलियन आउटस्टैंडिंग बैलेंस भी था। इस पे पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ होगा, क्या ख्याल है? वैसे ही सोच के बता रहा, क्या ये 5 मिलियन पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहा? तो इस पे इंटरेस्ट भी कैलकुलेट हुआ होगा, और यही जो क्लोजिंग बैलेंस है एज इट इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी आ जाएगा। लेकिन जरा दूसरा लोन देखें, देखें देखें देखें, टाइम है, मैं मुसलसल घड़ी देख रहा हूँ, आप भी वही देख रहे हैं, मैं भी वही देख रहा हूँ, लेकिन मायूसी के लम्हात अभी हैं। तो आप दूसरा लोन देखें, दूसरा लोन नंबर 2 जो था उसका ब्रॉड डाउन बताएं। नहीं था, ये लोन इसी साल के शुरू में लिया था। कैरी डाउन बताएं, कैरी डाउन बताएं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जहन में लाएं। 1.8 मिलियन आप लिख रहे होते ऐसे ही, लेकिन अगर इंटरेस्ट की वर्किंग करनी है तो 1.8 पे करेंगे पूरे साल, 2 पे करेंगे, नो, 2 मिलियन पे 6 मंथ्स की करेंगे, हिम्मत 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 हिम्मत, और 1.8 मिलियन पे रिमेनिंग 6 मंथ्स की करेंगे। तो 2 मिलियन 6 मंथ्स का आउटस्टैंडिंग बैलेंस एंड 1.8 मिलियन नेक्स्ट 6 मंथ्स का आउटस्टैंडिंग बैलेंस। अब हो सकता है कि आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस क्लोजिंग बैलेंस से डिफरेंट हो, और फर्स्ट लेजर देखें, ये भी हो सकता है कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस ही क्लोजिंग बैलेंस हो। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जो मैंने बात अभी शुरू की है वो एंड नहीं हो सकी है। आप लोग एक काम करें, या इंशाल्लाह कल कंप्लीट करेंगे बहस जो है। एक क्वेश्चन मैंने कल होमवर्क दिया था, उसको मैं डिस्कस नहीं कर पाया, अगर आपका कोई पॉइंट होगा तो मैं इंशाल्लाह कल कोशिश करता हूँ, नहीं लेकिन आज घर के लिए इस तरह करें, पेज नंबर 92 निकाला। अब ये जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपने जरूर कल नोट होगा, ये मैक्सिमम अटेम्प्टेबल है, पॉइंट्स रह जाए वो इशू नहीं, इंशाल्लाह फाइनल कर लेंगे। तो आज भी क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसने भी मैक्सिमम सॉल्व होना है। पेज नंबर 92 पे क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको रखें होमवर्क, इंडिविजुअली पढ़िएगा, मैक्सिमम इंशाल्लाह इसने कंप्लीट हो जाना है। और मुझे इसमें कोई शक नहीं कि इन क्वेश्चंस के आंसर आप ढूंढ लेते हैं, तो वो कोई मसला नहीं है, ढूंढ लें, अच्छी बात है, लेकिन पहले कोशिश कर दिया करें, सिर्फ आंसर देख के ना किया करें, पढ़े आराम से तसल्ली से, और बाद में डेफिनेटली जिनको पॉइंट फंसे जहां तक हो जाए रिजॉल्व कर लिया करें, तो आंसर ढूंढना इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। कौन से पेज पे होमवर्क दे रहा हूँ? अल्लाह हाफिज। जी ठीक है बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट, पेज नंबर 92 पे क्वेश्चन नंबर 3 भी होमवर्क रख लें, इंशाल्लाह कल कोशिश करते हैं ये सब कुछ कंप्लीट हो जाए। अल्लाह हाफिज।